देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और इससे पहले यार मैं कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को बस एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब करके जाना है। अभी तक मैंने अपने किसी भी चैनल में प्रॉपरली तो नहीं बोला यार सब्सक्राइब करके जाओ, बट इस चैनल में बोल के जा रहा हूँ यार, क्योंकि लिटरली मुझे सब्सक्राइब की बहुत ही ज्यादा जरूरत है यार, क्योंकि मुझे 10,000 पूरे करने हैं लिटरली इसी महीने में अंदर। तो कहानी शुरुआत होती है, अचानक से दुनिया में पोर्टल खुलने लगा, जहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर हमारी दुनिया में आने लगे, जिसकी वजह से इंसानियत को डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय होने के कगार पर आ गई थी। लेकिन तभी एक पूरी तरह से अलग दुनिया, जो कि स्वॉर्ड और मैजिक की दुनिया थी, जिसको कि आइनार्ड कहा जाता है, वो उसी पोर्टल से जाकर जुड़ गया, जहाँ पर अनगिनत मॉन्स्टर होने के बावजूद भी आइनार्ड के सोल्जर भी उनसे पूरी ताकत से लड़ने लगे। और मार्शल आर्ट्स और मुरीम, जो कि डेंटियन एनर्जी के थ्रू मार्शल आर्ट को परफॉर्म करते हुए, वो भी इंसानियत के साथ मॉन्स्टर से लड़े। और अब जबकि ये ह्यूमंस थे जो अर्थ पर रूल करते थे, वो भी अब इस क्यूएस में सफर करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि लोग जल्दी ही सिस्टम के साथ अवेकन होने लगे और उन सभी को सुपर ह्यूमंस पावर मिलने लगा, जहां लोग उन्हें प्लेयर बुलाते हैं। और वहीं पर हम कुछ प्लेयर को भी देखते हैं, जहां पर कुछ सिविलियंस को बचाकर एक सेफ प्लेस पर छोड़ देते हैं, जहां वो सिविलियंस उन्हें बचाने के लिए उनके सामने सिर झुकाकर धन्यवाद करते हैं। तो वो प्लेयर्स उनको गेट के पास जाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा खतरा होता है। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा गुस्से से बोलता है, ये लोग जब भी हमें देखते हैं तो मुसीबत ही खड़ा करते रहते हैं। तो उनमें से दूसरा बंदा बोलता है, ये उन इंट्रूडर्स की वजह से ह्यूमंस को डिसरिस्पेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो तुम इसके लिए इतने सरप्राइज क्यों हो? उन लोगों के पास डांटियान और माना सर्कल है, जैसे कि वो लोग कोई हाई रैंक के प्लेयर हो। लेकिन तभी उन सभी का ध्यान एक मॉन्स्टर की तरफ जाता है, जो कि एक कार के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जहां हमारे एमसी को सिस्टम के थ्रू पता चलता है कि वो मॉन्स्टर एक इंटर इमीडिएटी रैंक का 3 फेडेड वॉरवुल्फ है। और तभी हमारे एमसी को उन लोगों को बचाने के लिए एक इमरजेंसी रेस्क्यू मिशन मिलता है। तो ये देखकर वो अपने साथियों से बोलता है, आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो उस पागल उल्फ कुत्ते को पकड़ते हैं। और ये कहकर वो सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी उसका एक साथी उसे पीछे से रोकते हुए उसे बोलता है, आयरन क्या तुम पागल हो चुके हो? और हमें यहाँ पे पता चलता है कि हमारे एमसी का नाम आयरन है, जहाँ आयरन को वो बंदा आगे बोलता है, जो मॉन्स्टर जो कि इंटरमीडिएट रैंक के ऊपर है, उन्हें वेल्कोनो गिल्ड संभालेगी। तो आयरन बोलता है, मुझे ये पता है, लेकिन क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं? जहाँ ये कहते हुए वो अपनी पूरी ताकत से अपने स्पेयर को उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है, जो कि सीधा जाकर वो उल्फ के मॉन्स्टर के गले पर लगती है, जहाँ उसकी वजह से वो मॉन्स्टर दर्द की वजह से जोर से चिल्लाता है। और फिर आयरन अपनी पावर को सिस्टम के थ्रू बूस्ट करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर में वो खुद को कमजोर महसूस करने लगता है, जिसकी वजह से वो अपने साथियों से मदद मांगते हुए कहता है, ए दोस्तों मेरी मदद करो इस पागल कुत्ते का सिर काटने में। तो उसका एक साथी पीछे से अटैक करते हुए बोलता है, तुम तो हमारी बात कभी नहीं सुनते, मैं सचमुच तुम्हारी वजह से ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। तो आयरन अपने दोस्त को यहाँ आता हुआ देखकर सोचने लग जाता है कि मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जो कि हमेशा मेरे बैग को प्रोटेक्ट करते हैं, एक फ्रेंड और कंपेनियन की तरह। लेकिन उसका दोस्त उसी के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ उसे कहता है, अब तुम मर जाओ और मुझे जीने दो। तो अपने दोस्त से हमला खाने के बाद तो आयरन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, जहाँ पर शॉक होते हुए वो सीधे जमीन की तरफ गिर रहा था, जहाँ उसके साथी उसे देखकर हंस रहे होते हैं। लेकिन हमारा एमसी यानी कि आयरन किसी तरह से वहाँ से भागकर बच जाता है, और वो भागकर सीधे अपने लवर के पास जाता है, जिसे वो सच्चा प्यार करता था। जहाँ आयरन अपने लवर से बोलता है, हमें यहाँ से तुरंत भागना होगा, लेकिन उसे पता चलता है कि इसकी लवर ने भी उसे धोखा दे दिया है। तो ये देखकर तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, जहाँ पर वो सोचते हुए कहता है, सब के सब मुझे धोखा दे दिए। और इसके बाद कुछ समय बीत जाता है, जहाँ पर हम आयरन को देखते हैं जिसकी हालत बहुत बुरी होती है, जहाँ एक आदमी गुस्से से उसका सर कीचड़ में डालते हुए उसे बोलता है, तुम छोटे कीड़े कहीं के, क्या एक हाई रैंकर जो कि टॉप प्लेयर बनने वाला था, क्या वो ऐसा दिखता है? और हमें उस आदमी के बारे में आयरन से पता चलता है, जिसका नाम मुझे गियोन होता है। और अभी जो आयरन जिस जगह पर है वो वोल्केनो गिल्ड का एक मॉन्स्टर कॉप डिस्पोजल एरिया है, और ये जगह खुद में ही एक नर्क की तरह है। उसको इस जगह पर आए लगभग 5 साल हो चुके हैं, जहाँ वो अपनी इस हालत पर हंस रहा होता है। तो ये देखकर वो आदमी उसके सर के ऊपर पैर रखकर उसको कीचड़ के अंदर डालते हुए बोलता है, मैं तेरे सर के ऊपर पैर रख रहा हूँ लेकिन फिर भी तू हंस रहा है। तो ये देखकर आयरन अपने मन में सोचता है, मेरी स्टेटस विंडो कहाँ पर है? जैसा कि उम्मीद था ये मेरे सामने ही नहीं आ रहा है। लेकिन तभी उसके सामने एक स्टेटस विंडो पॉपअप होता है,
तो आयरन उसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है, जहाँ पर वो सिस्टम हमारे एमसी से कहता है आपको कियोस के रूप में चूज कर लिया गया है, तो क्या आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। और अगर किसी को कियोस के बारे में नहीं पता है तो ये समझ सकते हो कि अगर ये पावर जिसके पास भी आ जाए तो वो डिस्ट्रक्शन ही मचा सकता है। लेकिन तब इस सिस्टम पर एक वार्निंग आती है, जहाँ वो कहता है इस दुनिया का डिस्ट्रक्शन आपके इस डिसीजन के ऊपर डिपेंड कर सकता है। तो ये सुनकर आयरन मुस्कुराते हुए सोचता है डिस्ट्रक्शन, अगर मैं ये पेन खत्म कर सकूं तो मैं इस कियोस को एक्सेप्ट करूंगा। और उसके एक्सेप्ट करते ही वो सीधे किसी और ही जगह पर आ जाता है, जहाँ हमारे एमसी को कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। क्या यही है वो वेसल ऑफ कियोस? इसके साथ तो कुछ गलत है। फिर आयरन हमें बताता है जब मैंने उन सभी का सामना किया वो लोग जहन्ना के लेजेंडरी एग्जिस्टेंस थे, जो कि अभी वाले अर्थ पर रूल करते हैं। जैना जो कि मॉन्स्टर वर्ल्ड का नाम है, और ये तीनों वो लेजेंड होते हैं जिन्हें अर्थ ने अभी तक भुला दिया है। मूवेन द किंग ऑफ सिल्वर, जिन्होंने अपनी एक ही फिस्ट से पूरे कॉन्टिनेंट को कॉन्कर किया है। और स्वॉर्ड किंग द किंग ऑफ आइन हार्ट, इन्होंने अपनी एक ही तलवार से आसमानों को 2 भागों में बांट दिया था। और द किंग ऑफ जहना द डीमन किंग, जिनको गॉड स्लेयर नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने तो गॉड्स को भी मारा है और उनकी डिग्निटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये तीनों इस जगह पर सील्ड हैं जिसे क्योटिस कहा जाता है। और तभी स्वॉर्ड किंग आयरन को देखते हुए बोलता है तुम्हारी नजरें इस तरह की क्यों हैं? क्या तुम सचमुच वेसल ऑफ कियोस हो ना? फिर मूवेंग आयरन से बोलता है ए बच्चे, आखिर तुम क्या देख रहे हो? तुम्हें तो हमारी तरफ देखना चाहिए। और फिर डीमन किंग बोलती है इसे तो यहाँ पर अचानक से लाया गया है, तो ये तो अभी कुछ समझ भी नहीं पा रहा होगा, तो ये अंडरस्टैंडेबल है। और हम आयरन को भी देखते हैं जो कि उन लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए अपनी स्टेटस विंडो को देख रहा होता है, जहाँ स्टेटस विंडो से एक जगह दिखाते हुए उसे बोलता है तुम्हें इस जगह से पास थ्रू करना होगा वेसल ऑफ कियोस बनने के लिए। लेकिन तभी उसी के साथ इसके पास एक और वार्निंग आती है, तुम्हारी ही चॉइस पर इस दुनिया का अंत डिपेंड करता है। तो आयरन अपने मन में सोचता है क्या मैं सचमुच इस दुनिया से रिवेंज ले पाऊंगा जिन्होंने मुझे बिट्रे किया और वो अब अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं। अगर ये सभी पॉसिबल है तो यही सोचकर वो सीधे उस जगह की तरफ बढ़ने लगता है। तो उसको उस प्लेस की तरफ बढ़ते हुए देखकर डीमन किंग बोलती है ओह इस बच्चे को तो देखो। मूवेन बोलता है क्या ये हमें इग्नोर कर हमारी डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर रहा है? तो उसका जवाब देते हुए स्वॉर्ड किंग बोलता है इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है। तो स्वॉर्ड किंग आयरन से बोलता है तुम आखिर क्या सोचते हो? इस तरीके से रिवेंज लेने के बाद तुम खुद को रिलीफ महसूस कर सकते हो? अगर तुम वेसल ऑफ कियोस के द्वारा चूज किए गए हो और यहाँ पर आए हो तो ये तो सिंपल है कि तुम इस दुनिया का डिस्ट्रक्शन चाहते हो, और अगर तुम उस प्लेस पर चले गए तो ऐसा तो हो ही जाएगा, यानी कि इस दुनिया का डिस्ट्रक्शन। तो आयरन जवाब देते हुए बोलता है तो अब जबकि तुमने मुझे ये जवाब दे दिया है तो मैं और भी ज्यादा इजी फील करूंगा, मैं सचमुच इस दुनिया का डिस्ट्रक्शन चाहता हूँ। तो स्वॉर्ड किंग बोलता है अगर ऐसा हुआ तो वो तुम नहीं होगे जो कि उन सभी से रिवेंज लोगे, बल्कि कियोस खुद होगा। तो फिर उसकी बातों को मूवेंग समझाते हुए बोलता है स्वॉर्ड किंग के कहने का मतलब ये है तुम्हारा बॉडी और तुम्हारा माइंड तुमसे ले लिया जाएगा और सिर्फ तुम्हारी विल को यही पता चलेगा कि दुनिया डिस्ट्रॉय हो चुकी है। डीमन किंग बोलती है तो क्या ये तुम्हारे लिए काफी होगा जबकि तुम रिवेंज लेना चाहते थे? तो आयरन निराश होते हुए बोलता है तो तुम लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं आगे क्या करूं? तो डीमन किंग बिल्कुल डीमन की तरह मुस्कुराते हुए बोलती है हम सभी तुम्हारी मदद करेंगे जिससे कि तुम अपना रिवेंज अपने हाथों से ले पाओगे। तो ये सुनकर वो दोनों आदमी भी यानी कि वो दोनों लेजेंड मुस्कुराते हुए बोलते हैं तुम उन लोगों को अपने हाथों से मार पाओगे, यानी कि तुम अपने हाथों से उन लोगों को पीटो या फिर उन्हें फाड़ दो। तो फिर आयरन उन सभी की तरफ देखकर निराशा से बोलता है आखिर मैं स्ट्रेस बॉडी के साथ आखिर कर भी क्या सकता हूँ, और वैसे भी मैंने अपने प्लेयर होने का पावर भी खो चुका हूँ और अब एक स्लेब की तरह साइड में फेंक दिया गया हूँ। तो ये सुनकर वो तीनों आयरन से बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है कि आखिर हम लोग कौन हैं? अगर तुमने हमसे सब कुछ इनहेरिट कर लिया और फिर तुमने कियोस को अपने अंदर ट्रैप कर लिया तो तुम्हारे लिए रिवेंज लेना कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं होगा, और अगर तुम अपने माइंड में ये सेट कर लो तो तुम इस पूरी दुनिया के रूलर बन सकते हो और ये करने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो ये सुनकर आयरन अपने मन में सोचता है ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि इन 3 किंग का पर्पस क्या है मेरे ब्रोकन होने के बावजूद भी मुझे अपना डिसेबल बनाने का। जब तक कि मैं अपना रिवेंज ले पाऊंगा तो ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखता है। फिर आयरन उन तीनों से बोलता है तो क्या
अब से मैं आप तीनों को मास्टर बुला सकता हूँ। तो मास्टर सब सुनकर वो तीनों थोड़ा घबरा जाते हैं, जहाँ वो तीनों घबराते हुए बोलते हैं, हाँ तुम हमें मास्टर बुला सकते हो। तो ये सुनकर आयरन हमें बताता है, तो मैं इसी तरह उन तीनों लेजेंड का डिसाइपल बन गया। और उसके बाद वर्ल्ड ऑफ सील में जहाँ पर टाइम और डेथ रुका हुआ है, वहाँ पर अनगिनत ट्रेनिंग करने के बाद फाइनली मैं कियोस को अपने अंदर ट्रैप करने में सक्सेसफुल हो पाया। और फिर हम देखते हैं कि आयरन अपने उसी जगह पर आ गया था जहाँ से वो वापस कियोस के अंदर गया था। और हम उसी समय को सीन देखते हैं जहाँ पर वो आदमी आयरन को मार रहा था, जहाँ वो आदमी आयरन को मारते हुए बोलता है, क्या कुत्ते तू सो गया है? लेकिन तभी आयरन होश में आ जाता है और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है, सुपरवाइजर, लगता है कि टाइम उसी समय पर रुक गया था जैसा कि मेरी ट्रेनिंग से पहले था। तो ये सोचते हुए वो सुपरवाइजर का पैर पकड़कर वहां से दूर फेंक देता है और फिर अपने मन में स्टेटस विंडो को बुलाता है, लेकिन स्टेटस विंडो उसके सामने पॉपअप नहीं होता। और वेल दोस्तों, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा और डीप का दे देता हूँ। इस दुनिया में मतलब सिस्टम ही सब कुछ है, सबको सिस्टम मिला, यानी कि कोई भी इसमें हमारा मेन कैरेक्टर नहीं है कि भाई स्पेशल एक जन को सिस्टम मिलेगा। और यहाँ पे सिस्टम ही है तो समझ लो उसके पास पावर है, जिसके पास सिस्टम नहीं है उसके पास पावर नहीं है। और यहाँ पर हमारा एमसी सिस्टम को बुलाने की कोशिश कर रहा है। उसे ऐसा लगता है कि वो दूसरी दुनिया से वापस ट्रेवल करके अपनी दुनिया में आ गया है, तो उसके पास पावर तो है, तो सिस्टम उसे जरूर मिलेगा, लेकिन उसके सामने सिस्टम नहीं आ पाता। तो ये देखकर वो अपने मन में सोचता है, जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, ये शो नहीं हो रहा है और मेरी बॉडी भी पहले की तरह है, बिना किसी चेंज और प्लेयर पावर के। अगर मेरे मास्टर ने मुझे बताया ना होता कि जब मैं अर्थ पर लौटूंगा मैंने उनसे जो कुछ भी पावर इनहेरिट किया है वो सब कुछ बेकार हो जाएगा मेरी दुनिया में, यानी कि सब कुछ खो दूंगा। तो आयरन ने जब इसकी वजह पूछा था तो डीमन किंग ने उसे बताया था, तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा है कि तुम्हारी दुनिया इस पावर को हैंडल ही नहीं कर सकती, और इस वक्त तुम्हारे अंदर कियोस भी है तो ये और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तो तुम जब वापस जाओगे तो तुम्हें अपनी बॉडी को इस तरह से ताकतवर बनाना है कि वो तुम्हारी पावर्स को संभाल सके। यही सीन याद कर वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे फिर से वही सब फिर से करना होगा अपनी पावर को रिगेन करने के लिए। लेकिन तभी वो सुपरवाइजर गुस्से से खड़ा होकर आयरन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा। जो कहते हुए वो आयरन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो आयरन उसको अटैक करता हुआ देखकर मन में सोचते हुए कहता है, ये बंदा अभी भी यहीं पर है। तो ये सोचकर वो सुपरवाइजर के पंच को बड़ी आसानी से अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है। तो सुपरवाइजर आयरन को अपने पंच को इतनी आसानी से ब्लॉक करता हुआ देखकर हैरान होते हुए बोलते हैं, क्या तुम मेरे पंच को ब्लॉक कर रहे हो? और आयरन उसे देखकर अपने मन में सोच रहा होता है, सुपरवाइजर चियोल, ये बास्टर जो कि मेरे लिए पिछले 5 सालों से डीमन की तरह है, जो कि सिर्फ लेवल 5 का है। लेकिन आयरन को सुपरवाइजर का पंच ब्लॉक करने की वजह से आयरन की बॉडी बहुत बुरी तरीके से कांपने लग जाती है। तो ये देखकर आयरन अपने मन में सोच रहा होता है, मैं इस बॉडी के साथ तो इससे तो नहीं हार सकता। और तभी उसको उसके कहे हुए मास्टर की बात याद आने लगती है, जहाँ उन्होंने कहा था कि एक बेवकूफ भी एक वॉरियर को हरा सकता है अगर वो किलिंग इंटेंट को कंट्रोल कर सके। तो आफ्टर ऑल किलिंग इंटेंट मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो यही सोचकर वो सुपरवाइजर को अपना किलिंग इंटेंट शो करने लगता है, जहाँ वो गुस्से से बोलता है, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। आयरन की किलिंग इंटेंट को देखकर तो सुपरवाइजर की तो फटके 4 हो जाती है। और फिर हमारा आयरन सुपरवाइजर के पंच को बहुत ही बुरी तरीके से मोड़ देता है, जिसकी वजह से सुपरवाइजर दर्द की वजह से जोर से चिल्लाने लगते हैं। और फिर आयरन उसकी तरफ अटैक करते हुए उसे बोलता है, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जो कहते हुए वो सुपरवाइजर के ऊपर सीधा अटैक कर देता है। लेकिन तभी सुपरवाइजर अपने होश में आता है, जहाँ पर वो नीचे गिर जाता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि आयरन ने उसे असलियत में नहीं मारा था, बल्कि उसे अपने किलिंग इंटेंट के थ्रू ये सब बता रहा था। लेकिन सुपरवाइजर की तो वैसे ही फट गई थी, जिसकी वजह से वो डर कर वहीं पर बेहोश हो जाता है। और आयरन अपने मन में बोलता है, अब से जब भी कोई मेरे आंखों में देखेगा तो वो अपने पैंट में ही पेशाब कर देगा। खैर अभी तो मैं जल्दी में हूँ। जो कहते हुए वो सीधे रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ जाने लगता है। तो पीछे से उसे एक बूढ़ा आदमी रोकते हुए उसे बोलता है, हे आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन आयरन इसकी बात पर ध्यान नहीं देता है और वो चेन को तोड़ते हुए मॉन्स्टर कॉफ डिस्पोजल एरिया के पास खड़ा हो जाता है, जहाँ पर मॉन्स्टर की लाशों की वजह से वहाँ पे टॉक्सिक धुएं निकलते हैं और इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर आने से भी अवॉइड करते हैं। असली नर्क तो इस जगह के अंदर है। तो आयरन उस जगह को देखते हुए बोलता है, ये वही जगह है जहाँ पर मैं फिर से रिबॉर्न होऊंगा। और ये कहकर वो सीधे उसके अंदर जंप कर देता है
है तो ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि आयरन सीधे जाते हुए उन सभी लाशों के बीच में आकर गिर गया था, जहाँ पर सिर्फ ब्लड ही ब्लड था। और हमें उसकी आंखें दिखाई देती है जो कि काफी ज्यादा लाल थी, और उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हर एक चीज को ऑब्जर्व करते जा रहा है। और वो कहता है ये जगह मेरे लिए परफेक्ट ग्राउंड है मेरी ब्लड डीमन टेक्निक की कल्टीवेशन के लिए। और आयरन हमें आगे बताता है मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था इस दुनिया में कई सारे मार्शल आर्ट और सीक्रेट टेक्निक हैं जो कि वेल्कन और डिवाइन आर्ट्स की तरह हैं, लेकिन मेरे डिसाइपल जो ब्लड डीमन आर्ट टेक्निक है जो तुमने सीखी है वो उन सभी से लगभग 5 गुना ज्यादा ताकतवर है। आफ्टर ऑल क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट है और जो उसका मेथड है वो काफी ज्यादा सिंपल है। जो चीज तुमसे बिलोंग करता है उसे छीन कर अपना बना लो, और वो चीज सिर्फ ब्लड है। तो ये सुनकर आयरन थोड़ा सा हैरान हो गया था, जहाँ वो अपने मन में सोच रहा था एक वीसीएस डार्क मैजिक जो कि ब्लड के लाइफ फोर्स को ऑब्जॉर्ब करते हुए इनर पावर को कल्टीवेट करती है, वो सिर्फ ब्लड डीमन टेक्निक है। और अगर इस टेक्निक को तुम्हें यूज करना है तो तुम्हारे पास डांटियान होना जरूरी है। डांटियान जो कि सिल्वर वर्ल्ड वालों की पावर ऑफ सोर्स होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि प्लेयर्स के पास मैजिक कोर होता है। पर जब तक तुम सिल्वर वर्ल्ड से नहीं होंगे जब तक तुम्हारे पास डांटियान होना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन मेरे मास्टर ने मुझे बताया था ऑफ कोर्स अगर तुम्हारे पास डांटियान नहीं है तो इसके लिए भी एक अलग रास्ता है, पर ये मैटर नहीं करता कि कितने दर्जनों या सैकड़ों लोगों की जान जाए, तुम्हें उस ब्लड टेक्निक को करते रहना होगा जब तक कि ये वर्क नहीं करता या जब तक तुम इसमें कामयाब नहीं हो जाते। इसलिए वो ब्लड में बैठा हुआ वहाँ पर कल्टीवेशन करना चालू करता है और अपने शरीर के अंदर डंटियां बनाना चालू करता है, जहाँ पे इतनी सारी एनर्जी ऑब्जॉर्व करने की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और वो यहाँ पर इस एनर्जी की वजह से फट जाता है। और वो हमें बताता है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड मैं यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ वो मेरे मास्टर जिन्होंने इसे बनाने में 3 साल लगाए थे। इस प्रोसेस की वजह से वो बार बार मरता रहता है, लेकिन फिर भी वो मर नहीं रहा था। इसकी वजह से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी, लेकिन फिर भी वो हार न मानते हुए कल्टीवेशन करने पर लगा हुआ था। और वो हमें बताता है 1000 बार मरने के बाद भी ये चीज पास आउट होती रही, जहाँ पर वो इसी तरीके से चिल्लाता रहता है। और वो फिर कहता है आखिरकार मैं डंटियार बनाने में कामयाब रहा और अब मैंने उसे क्रिएट कर लिया है और मुझे वो क्लियरली याद है वो सारी की सारी प्रोसेस जो मैंने इसके लिए किया था। जैसे कि पहला स्टेप ब्लड को ऑब्जॉर्ब करते हुए एनर्जी को सर्कुलेट करो ब्लड डीमन अब्जॉर्प्शन टेक्निक को यूज करते, और दूसरा स्टेप ब्लड डांटियन को क्रिएट करने की कोशिश करो, जहाँ इस प्रोसेस में मुझे जो दर्द फील होगा वो मैं बिना डाउट के कह सकता हूँ कि ये दुनिया से बिल्कुल अलग होगा। जहाँ में दिखाया जाता है कि आयरन को इसकी वजह से बहुत ज्यादा दर्द फील हो रहा था और फिर वो ब्लड डीमन अब्जॉर्प्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ के सारे खून को ऑब्जॉर्ब करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से उसका पैर जमीन पर टच हो गया था। यानी कि इसका मतलब ये था कि उसने सारे के सारे ब्लड को ऑब्जॉर्ब कर लिया था। और आयरन कहता है वो दर्द जो कि इस प्रोसेस में मैंने महसूस किया था मैं बिना किसी डाउट के इस चीज के बारे में कह सकता हूँ कि ये दर्द बिल्कुल भी इस दुनिया का तो नहीं है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो जहाँ उसकी चीख होती है वो चारों तरफ बस गूंज ही रहा था। वही हमें उसके ऊपर कई सारी आंखें दिखाई देती है जो हमारे आयरन के चिल्लाने की वजह से सब लोग जाग उठे थे। और फिर आयरन हमें बताता है एक वजह जिसकी वजह से यहाँ पर सभी लोग आना मना करते हैं। ये वजह नहीं है कि यहाँ पर मॉन्स्टर के कॉप से पॉइजन फैलता है, बल्कि असली वजह ये है मॉन्स्टर की बॉडी से निकलने वाली डेथ एनर्जी से यहाँ पर ज़ॉम्बीज मॉन्स्टर क्रिएट होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये सारे के सारे अनडेड होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि आयरन को चारों तरफ से अनडेड यानी कि ज़ॉम्बीज मॉन्स्टर ने घेर लिया था, जहाँ पर आयरन के पीछे अनडेड गॉब्लिन आयरन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन आयरन उसे बड़ी आसानी से पकड़ लेता है और हमें बताता है इनका हर एक अटैक टॉक्सिन पॉइजन कैरी करता है और ये लोग तब तक इमोर्टल हैं जब तक कि तुम इनका गला ना तोड़ दो या जान से मार ना डालो। अगर ये मेरी पुरानी वाली बॉडी होती तो मैं पहले ही इनका खाना बन चुका होता। और ये बताने के बाद वो अपनी ब्लड डीमन अब्जॉर्प्शन टेक्निक का यूज करते हुए उस गॉब्लिन का सारा ब्लड अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो गॉब्लिन वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद आयरन सामने की तरफ देखते हुए कहता है सचमुच आखिरकार मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे कि मैं जिंदा हूँ। असल में मैं जिस रेलम पे हूँ वो क्रिम्सन ब्लड रेलम है, एक ऐसा रेलम जिसमें तुम अपने ओपोनेंट के ब्लड को टर्न करके अपना खाना बना सकते हो और अपने शरीर के लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। और क्रिम्सन ब्लड का दूसरा बेनिफिट ये है कि तुम खून को इकट्ठा कर उसके अंदर के जो आयरन होते हैं उसको क्रिएट कर सकते हो। और वैसे भी खून के अंदर तो आयरन होता ही है अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ाई होगा तो। और फिर अपना हाथ उठाते हुए उसके अंदर से आयरन को निकालना चालू कर देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से एक छोटी सी स्टील की बॉल निकलती है और फिर वो किसी गोले की तरह उन सभी मॉन्स्टर के ऊपर शूट करता है, की वजह से वो गोले वाला दिखने वाला बॉल बड़े आराम से उस मॉन्स्टर का सर उड़ा देती है। ये सीन देखकर तो बाकी मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और आयरन उन लोगों से कहता है अब मैं तुम सभी को खा लूंगा बिना किसी निशान छोड़े। और उसने अपने हाथ में कई सारे और भी बॉल बना लिए थे, जहाँ पे उन सभी
बॉल का यूज करते हुए चारों तरफ बस मॉन्स्टर की खोपड़ी उड़ाने लगता है। फिर वो अपनी जगह से जंप करते हुए मॉन्स्टर के बीच में जाकर अपने हाथों में कई सारी और स्टील बॉल बनाते हुए उन सभी मॉन्स्टर को जान से मारने लगता है। तो ये देखकर वो अपने मन में सोच रहा था, इन द एंड ये सब कुछ मेरे शिकार के अलावा और कुछ नहीं है। और हम देखते हैं कि वो अपने स्टील बॉल की वजह से चारों तरफ बस मॉन्स्टर की लाशें बिसाते जा रहा था, जहाँ वो कुछ ही देर में उन सभी मॉन्स्टर को जान से मारकर उन सभी का सफाया कर देता है। फिर सभी मॉन्स्टर को मारकर एक मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर खड़ा होते हुए बोलता है, ये इतना भी बुरा नहीं था। पर तभी उसके पीछे एक बड़ा सा गॉब्लिन आ जाता है जो उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन आयरन उसके अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है। जहाँ वो हवा में जंप करते हुए उसे देखते हुए कहता है, एक ज़ॉम्बी ट्रोल। लेकिन ये देखकर वो थोड़ा खुश होते हुए कहता है, बिल्कुल ये एक ऐसी लेवल है जिसके लिए मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था। और हम ऊपर का भी सीन देखते हैं जहाँ पर सुपरवाइजर आयरन का अकेले रिटर्न देखने के बाद तो अभी भी उसकी फटी पड़ी थी, जहाँ वो अपने आप में बरबरा रहा होता है, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, प्लीज मुझे आखिर कोई बचा लो। तो उसका कमांडर उसे देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, ये पूरी तरह से टूट चुका है। और तभी उसका एक सोल्जर आते हुए उसे बोलता है, कमांडर मैंने उन सारे गार्ड को बुला लिया है जो कि उस समय वहाँ पर प्रेजेंट थे। कमांडर उनके पास आते हुए उनमें से पहले गार्ड से पूछता है, तो तुम लोग बताओ आखिर सुपरवाइजर के साथ उस समय क्या हुआ था। तो उनमें से पहला गार्ड डरते हुए उनसे बोलता है, सुपरवाइजर एक स्लेव को ट्रेन कर रहे थे जो कि सो रहा था, पर तभी उस स्लेव ने सुपरवाइजर का हाथ पकड़कर सिर्फ उनको घूरा था। तो कमांडर उसकी बात सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है, जहाँ पर वो अपने मन में सोच रहा था, क्या सिर्फ घूरा था, क्या ये किलिंग इंटेंट तो हो सकता है, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है जब तक कि तुम इनर पावर के साथ मार्शल आर्टिस्ट ना हो। तो ये सोचकर वो फिर से उससे सवाल पूछता है, तो आखिर बताओ वो स्लेव कहाँ पर है। तो वो गार्ड डरते हुए जवाब देता है, उसने सुसाइड कर लिया है। तो कमांडर गार्ड से पूछता है, तो बताओ आखिर उसकी बॉडी कहाँ पर है। तो गार्ड घबराते हुए जवाब देता है, उसने कॉर्प्स डिस्पोजल एरिया के अंदर कूदकर सुसाइड कर लिया था, तो उसकी बॉडी पॉइजन की वजह से मेल्ट हो गई होगी। तो कमांडर ये सुनकर गुस्सा होते हुए उसका चेहरा पकड़ते हुए उससे कहता है, तो तू अब तक झूठ बोल रहा था कि उसने सुसाइड कर लिया है ताकि कि तुझको कॉर्प्स डिस्पोजल एरिया के अंदर ना जाना पड़े। तुझे पता है कि आखिर मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, क्योंकि कुछ यूजलेस गार्ड स्लेव के द्वारा अटैक किए गए थे, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तेरे जैसे कचड़े मारे जाए तो। और फिर उसके मुंह को और भी ज्यादा तेजी से दबाते हुए उससे गुस्से से बोलता है, और तो बिना बॉडी पाए अभी तक झूठ बोल रहा था कि उसने सुसाइड कर लिया है, क्या मेरे पास अब कोई रीजन है तुझे जिंदा छोड़ने का। तो वो गार्ड दर्द में उससे बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए कमांडर। लेकिन कमांडर उसकी बात ना सुनते हुए अपने हाथ से उसको मुंह को पिचका देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर जान से मारा जाता है। और फिर वो बचे हुए गार्ड से बोलता है, क्या तुम लोग भी इस बंदे की तरह खत्म होना चाहते हो, या तुम लोग उस स्लेव की बॉडी को डिस्पोजल एरिया के अंदर ढूंढने जाओगे। तो वो दोनों गार्ड डरते हुए बोलते हैं, हम लोग ढूंढने जाएंगे। तो फिर कमांडर उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, तो जल्दी से जाओ। तो दोनों गार्ड ये सुनकर डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। तो उनको वहाँ से जाता हुआ देखकर वो कमांडर अपने सोल्जर से बोलता है, वैसे भी ये कचड़े गार्ड उस स्लेव की बॉडी ढूंढने से पहले ही पॉइजन की वजह से मारे जाएंगे। हम लोगों के वापस आने के बाद सबसे पहले हम अपने इक्विपमेंट चेक करेंगे, उसके बाद क्रॉप डिस्पोजल एरिया। तो ये बात सुनकर वो सोल्जर कहता है, ठीक है। लेकिन कमांडर अपने मन में गुस्से से सोच रहा था, सचमुच ये चीज मुझे आखिर तक काफी ज्यादा इरिटेट करती रहती है। और इसी तरीके से 2 हफ्ते बीत जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि आयरन अभी तक उसी गुफा के अंदर फंसा हुआ था और वो अपनी ट्रेनिंग लगातार करते जा रहा था, जहाँ पर वो सारे मॉन्स्टर और ज़ॉम्बीज को मारकर उनकी ब्लड बॉडीज को ऑब्जॉर्व कर लिया था। जहाँ पर वो अपने मन में सोच रहा था, मैं इस ब्लड को ऑब्जॉर्व करने की वजह से ब्लड डीमन एब्जॉर्प्शन सेकंड स्टेज ब्लड सेल पर पहुंच चुका हूँ। फिर अपने हाथ में स्टील बॉल बनाकर उस पहाड़ों की तरफ देखते हुए कहता है, इस पहाड़ी के अंदर से बहुत ही भारी मात्रा में पॉइजन रिलीज हो रहा है। जहाँ पर वो अपने वही स्टील बॉल को सामने वाली पहाड़ी के अंदर छोड़ देता है, जिसकी वजह से सामने वाले पहाड़ पर क्रैक आ जाता है। तो उसे देखकर आयरन अपने मन में सोचते हुए कहता है, सेल्फ ब्लड टेक्निक की जो पावर होती है उसे मैं कंसंट्रेशन कर सकता हूँ और उसके बाद मैं उस बॉल को एक्सप्लोड कर सकता हूँ। और जैसे वो कहता है, जो बॉल उस पहाड़ी के अंदर घुसी हुई थी वो काफी बड़े एक्सप्लोजन के साथ वहाँ पर फट जाती है, जहाँ उस धमाके के साथ ही वहाँ पर पूरी जगह पॉइजन ही हो गया था। और वो फिर आगे बोलता है, लगता है कि मेरा पॉइजन रेजिस्टेंट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है। अगर मैं अभी तक सेल्फ ब्लड स्टेज पर नहीं पहुंचा होता तो मेरी बॉडी इस पॉइजन की वजह से कब की पिघल चुकी होती। ये चीज इतनी भी ज्यादा लंबी नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है चीज काफी होगा, क्योंकि जो मेरी नेसेसरी प्रोग्रेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट है। और पहली वजह जिस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ वो तो यही है। और हमें बताया जाता है एक ट्रांसेंडेंट स्पीसीज, वो मॉन्स्टर जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल डेंजरस रखते हैं, एक ऐसे टाइप के मॉन्स्टर जिनका सामना तुम कभी नहीं करना चाहोगे। और उनमें से एक ट्रांसेंडेंट स्पीसीज है जो कि सभी नॉवेल्स में काफी ज्यादा फेमस है। और हमें सामने की तरफ एक काफी ज्यादा बड़ा
स्केलेटन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये स्केलेटन एक ड्रैगन का है। इस ड्रैगन के बारे में कहा जाता था कि एक समय पर ये ड्रैगन एस्केप कर आराम से निकल गया था। द सर्पेंट ड्रैगन आर्कुलस एक ऐसा ड्रैगन जो कि काफी लंबे समय बाद रिवाइव हो गया था, जहाँ उसके दिमाग में बस गुस्सा ही गुस्सा भरा हुआ था। कई सारे प्लेयर्स ने अपनी जान जोखिम में डाली थी उसका सामना करते हुए, जहाँ पर बहुत बुरी तरीके से लड़ने के बाद आखिरकार उस ड्रैगन से जीत चुके थे, जहाँ पर उन प्लेयर ने उससे ड्रैगन को हरा दिया था। और नेचुरली उस समय उस दुनिया में काफी ज्यादा कियोस मचा हुआ था, और उस समय जब सभी लोगों का ध्यान एक ही जगह पर खींच रहा था वो कुछ और नहीं बल्कि ड्रैगन की लाश थी। उसका खून उस समय सबसे ज्यादा बेस्ट एल्केमिस्ट मटेरियल था, और जो उसके बोन थे उससे काफी ज्यादा यूनिक ग्रेड के वेपन बनाए जा सकते थे, पर जो उसकी बॉडी थी उससे काफी ज्यादा पॉइजन निकल रहा था। यूजुअली अगर कोई भी उसकी लाश को अगर टच कर लेता तो उसकी बॉडी उस पॉइजन की वजह से तुरंत ही वहां पर पिघल जाती, और इसी वजह से इसे एनहार्ड टेक्नोलॉजी के साथ इसे प्यूरिफाई करने के लिए मॉन्स्टर कॉफ डिस्पोजल एरिया बनाया गया, और वो सभी स्लेव को भेजते थे ताकि वो सभी लोग पॉइजन को ऑब्जॉर्ब कर सकें। तो आयरन ने सभी के बारे में सोचकर वेलकानो गिल्ड को गाली देते हुए कहता है, वेलकानो गिल्ड, मैं तुम सभी को सचमुच नरक का सामना करवाऊंगा, वो भी उसी इंटरेस्ट के साथ जो भी तुम लोगों ने मेरे साथ किया था। और ये कहते हुए वो सीधे उसके हड्डियों के ऊपर हाथ रख देता है, जिसकी वजह से वो अपने ब्लड डीमन ऑब्जॉर्ब टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे ऑब्जॉर्ब करना चालू कर देता है। और हमें उसकी मास्टर के साथ का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आयरन को उसके बारे में बताया था ड्रैगन के बारे में। आयरन कहता है, हाँ, जैसे कि मैं वहां पर पहुंचूंगा तो मैं उस ड्रैगन को ऑब्जॉर्ब कर लूंगा। मूवमैन कहता है, बिल्कुल, वो ड्रैगन जरूर तुम्हारी मदद कर सकता है हमारी कई सारी पावर को रिकवर करने में, लेकिन इन सब के अलावा तुम्हें उसे ऑब्जॉर्ब करने में सचमुच काफी ज्यादा बुरी तरीके से दर्द देगा, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लगेगा कि हेल में तुम हो। और जैसा कि मूवमैन ने जैसा कहा था, आयरन के साथ वैसा ही हो रहा था। जैसे जैसे वो उस ड्रैगन बोन को ऑब्जॉर्ब कर रहा था, जहाँ उसके शरीर के ऊपर कई सारे क्रैक दिख रहे थे, जिसकी वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी शरीर आज ही फट जाएगा। वो कह रहा था, ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका है, अगर मैंने अपने मास्टर के साथ ट्रेनिंग नहीं किया होता तो अब तक तो शायद मैं बेहोश हो चुका होता। और ये पावर, मेरे इंटरनल एनर्जी रैपिडली काफी ज्यादा ग्रो हो रहा है इस ब्लड कैलकुलेशन की वजह से। भले ये एक ड्रैगन की बॉडी क्यों ना हो, पर फिर भी जो इसकी पावर है वो काफी ज्यादा इंसेन है। और आयरन का जो डेंटियान होता है वो काफी ज्यादा इस पावर की वजह से भर जाता है, जिसकी वजह से आयरन के मुंह से खून आना चालू हो गया था। तो इसको देखकर आयरन अपने मन में सोच रहा था, ये तो काफी ज्यादा इंसेन है, जो मेरा ब्लड कैलकुलेशन है वो पहले ही पूरी तरह से फुल हो चुका है, पर इन सब के बाद भी मैं अपने इनर एनर्जी को कंप्रेस कर रहा हूँ अपनी सेल्फ ब्लड टेक्निक से, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ तो जो मेरी इंटरनल एनर्जी है वो मुझ पर बैकफायर हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं मारा जाऊंगा। लेकिन अगर मैं इसी तरीके से इसकी पावर को ऑब्जॉर्ब करता रहूंगा तब तो मेरा शरीर यहाँ पर किसी पटाखे की तरह फूट जाएगा। इस परिणाम के बारे में पहले ही सोच चुका था, और अब ये फाइनल मेथड है जो कि मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसके बाद हमें डीमन किंग के साथ उसकी बातचीत को दिखाया जाता है, जहाँ पे आयरन ने डीमन किंग से पूछा था, अगर मैं सारी एनर्जी ड्रैगन की ऑब्जॉर्ब न कर पाऊँ तो आखिर मैं क्या करूंगा। तो डीमन किंग ने उसे बताया था, ड्रैगन को जैना में भी बहुत ही सम्मान की नजर से देखा जाता है, और जैसा कि तुम कह रहे हो ये एक ऑर्डिनरी ह्यूमन के लिए तो पावर को पूरी तरह से ऑब्जॉर्ब करना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, तुम खुद ही ड्रैगन बन जाओ। तो आयरन ने हैरान होते हुए पूछा था, तो क्या ये पॉसिबल भी है। तो डीमन किंग ने कहा था, तुम खुद को भी तो देखो, तुम कितने ज्यादा हैरान लग रहे हो, जबकि तुमने मेरा सारा एसेंस पा लिया है। तुम्हारा गोल तुम्हारी पावर को रिगेन करना है, जबकि तुम्हारे पास पहले ही वो पावर है। तो ड्रैगन तो सिर्फ उसका एक जरिया है तुम्हारी पावर को रिगेन करने का। तो यही सोच कर आयरन प्रेजेंट में अपनी आंखें खोलता है, जहाँ वो मन में सोचता है, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बेस पर जो कि मैंने अपने मास्टर से सीखा है, मैं अपनी बॉडी को वापस से रिकंस्ट्रक्शन करूंगा और एक बार फिर से अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा। अब जबकि मैंने अपने अंदर कियोस को ट्रैप किया है तो ये सब कुछ मेरे लिए इम्पॉसिबल तो नहीं होगा। जहाँ पर वो अपनी बॉडी को रिकंस्ट्रक्शन करते हुए आयरन बहुत ही ज्यादा दर्द में चिल्ला रहा था। फिर हमें वापस से उन्हीं मास्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मूवमैन कह रहा था, अपनी बॉडी को एक ड्रैगन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेना, ये सच मुझे काफी ज्यादा अच्छा मेथड है। अगर तुम सिल्वर रेलम के अंदर होते हो और तुम किसी ड्रैगन की बॉडी को पोजेस कर लेते हो तो उसे कहते हैं। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर आयरन ने उस ड्रैगन की पूरी बॉडी को ऑब्जॉर्ब कर लिया था, जहाँ उसके ऑब्जॉर्ब होने की वजह से जो ड्रैगन की बॉडी थी वो पूरी तरह से खाक में बदलने लगती है। जहाँ आयरन के अंदर ड्रैगन की एनर्जी आ गई थी, जिसकी वजह से आयरन की आग ड्रैगन की जैसी दिख रही थी, और अब आयरन की बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका था। और फिर हमें मास्टर मूवमैन की पूरी बातों को सुनाया जाता है कि उस बॉडी को कहते हैं ड्रैगन बोन बॉडी। जहाँ आयरन की
की बॉडी को देखते हैं जो कि पहले से काफी ज्यादा मस्कुलर और काफी ज्यादा पावरफुल दिख रही थी, जहाँ उसका लुक काफी ज्यादा इंसेन दिख रहा है। और वही हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर कमांडर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि वो सामने की तरफ देखते हुए कहता है आखिर आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर जितनी भी लाश थी और जितना भी पॉइजन था वो अचानक से कहाँ चला गया। ये तो एक ऐसी चीज है जो कि एक गार्डियन लेवल मैच का माना यूजर भी हो वो भी इसे नहीं कर सकता, तो आखिर असल में यहाँ पर हुआ क्या होगा। तो यही सब सोचकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। लेकिन तभी उसके दिमाग में आता है जहाँ पर वो सोचते हुए कहता है रुको, कहीं उस ड्रैगन की बॉडी के साथ तो कुछ हो तो नहीं गया। जो सोचते हुए अपने साथियों से कहता है जल्दी से जाकर गिल्ड में रिपोर्ट करो, यहाँ पर जितना भी पॉइजन था और जितनी भी लाशें थी वो डिस्पोजल एरिया से पूरी तरह से गायब हो चुकी है। वो कहता है ठीक है और तुरंत ही वहाँ से भागते हुए वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने किसी तरह का ब्लैक कलर का डॉट आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था, जहाँ वो उससे जल्दी से जान बचाने के लिए पीछे की तरफ जंप कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर किसी एक अजीब तरीके का सेक्शन पैदा हो जाने लगता है जो कि उसे अपने अंदर खींच रहा था। लेकिन तभी वो बॉल वहीं पर एक्सप्लोड हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर चारों तरफ लाइट लाइट फैल जाती है और वो सोल्जर भी वहीं पर मारा जाता है। लेकिन कमांडर अपने सामने एक सोल्जर को लाकर खुद को बचा लेता है और इस एक्सप्लोजन को देखते हुए वो अपने मन में सोच रहा था आखिर ये कैसी एक्सप्लोजन था, अगर ये कुछ और बार हुआ तो ये पूरा कॉस्ट डिस्पोजल एरिया तो उड़ ही जाएगा। और हमें आयरन को भी दिखाया जाता है जो कि कमांडर की तरफ देखते हुए बोलता है मैंने सोचा नहीं था तुम वेलकोना गिल्ड के इंजीनियर यूनिट के कमांडर बन चुके हो, पर अभी भी तुम्हारा काम वही है दूसरों के पीछे चुप जाना डर की वजह से। क्यों, मैंने सही कहा ना, धोखेबाज किम सुन होंग। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि हमारे एमसी को जिसने बिट्रे किया था उनमें से ये एक है। तो कमांडर आयरन को देखकर गुस्से से बोलता है आयरन तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, क्या तुम सचमुच आयरन ही हो ना। तो आयरन उसका जवाब देते हुए बोलता है ये कितना डिसअपॉइंटिंग है कि तुम मुझे पहचान भी नहीं पा रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा अलग दिखता हूँ। और मैंने सुना था कि तुमने मुझे बेच दिया था और उसके बाद गिल्ड लीडर बन चुके थे, लेकिन अब तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम और भी ज्यादा डरपोक बन चुके हो। तो ये बात सुनकर तो कमांडर को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपने साथियों को आयरन के ऊपर अटैक करने के लिए ऑर्डर दे देता है। तो ये बात सुनकर वो सोल्जर भी आयरन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और हमें इन सोल्जर के बारे में बताया जाता है इन्हें ब्लैक हॉक कहा जाता है, जिन्हें गिल्ड लीडर को पर्सनल स्क्वाड के लिए असाइन किया जाता है और ये सभी लोग रैंकर बनने के लिए बिल्कुल करीब होते हैं। तो उन सभी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपने मन में सोच रहा था स्टील्थ ब्लैक मार्क की ट्रेडमार्क टेक्निक है जिसको कि असैसिन की तरह ट्रीट किया जाता है। ऑफ कोर्स गायब होना बहुत ही खतरनाक है अगर अपोनेंट नॉर्मल प्लेयर हो तो, जो कि इनर एनर्जी को सेंस नहीं कर सकता है। ये कहते हुए वो अपने हाथ में एक ब्लैक स्पेस वाला बम बनाकर उसके पीछे जो सोल्जर आया था सीधे उसके ऊपर फेंक देता है और अपने मन में सोच रहा था ब्लड डिवन डिवाइन आर्ट के 3rd लेवल में पहुंचने के बाद अगर एक बार ब्लैक ब्लड स्पेयर फायर किया जाए तो वो शॉटगन बम ब्लास्ट की तरह स्प्लिट हो जाता है। और इतना कहते ही हम उस सोल्जर को भी देखते हैं जहां उसके सीधे परखचे उड़ गए थे। वे ऑरन हमें बताता है ये अपोनेंट के कांटेक्ट में आते ही उसके इंटरनल एनर्जी और मैजिक को ऑब्जॉर्व करते हुए एक्सप्लोड हो जाता है और फिर आयरन अपने हाथों को ऊपर उठाकर ढेर सारे ब्लैक ब्लड स्पेयर बनाकर अपने हाथ में एक्सप्लोड कर देता है, जिससे उसके टुकड़े चारों तरफ फैलकर वहां पर ढेर सारे एक्सप्लोजन हो जाते हैं और इसी की वजह से वो सारे के सारे सोल्जर इसी एक्सप्लोजन में मारे जाते हैं। और हम कमांडर को भी देखते हैं जो कि इस स्किल की वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा था, जहाँ पर वो अपने मन में सोच रहा था आखिर ये बंदा ऐसे स्किल कैसे यूज कर सकता है। और फिर वो अपनी इन्फॉर्मेशन स्किल की एक्टिवेट करते हुए आयरन की इन्फॉर्मेशन को चेक करने लगता है, लेकिन इसकी वजह से उसके सिर में बहुत ही ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है। तो ये देखकर तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, जहाँ पर वो अपने सिर को पकड़ते हुए सोचता है आखिर ये क्या है, मेरा सिर अचानक से क्यों फटने लगा। लेकिन तभी वो अपने सिस्टम विंडो को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें आयरन की इन्फॉर्मेशन के बदले बड़ी ही अजीब चीजें लिखी हुई थी। तो ये देखकर वो गुस्से से और भी ज्यादा लाल होते हुए सोचता है आखिर ये क्या है, ऐसी चीजें तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और आयरन भी कमांडर के सामने आते हुए उससे बोलता है तुम ये जानने के लिए मरे जा रहे हो कि मुझे ये पावर कैसे मिली, ये जानने के लिए तुम बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होगे ना, है ना, क्योंकि तुम अपने ओपोनेंट पर बिना सफिशिएंट इंफॉर्मेशन के बावजूद अटैक नहीं कर सकते। तो आयरन की बात सुनकर कमांडर गुस्सा होते हुए उससे बोलता है तुम सच मुझको ज्यादा कॉन्फिडेंट तो नहीं लग रहे हो, मैं अब वो पहले जैसा नहीं रहा जैसा कि तुम मुझको जानते थे। फिर वो अपनी तलवारों को निकालकर उससे आगे बोलता है मैं अब वासन गिल्ड का रेड लीडर हूँ, पर तुम तो हमेशा से ही ऐसे थे, हमेशा खुद को सुपीरियर
सोचना और राइटियस होने का प्रिटेंड करना। तो चलो देखते हैं कि तुम आखिर कब तक ऐसा एक्ट करते हो जैसा कि तुम करते थे, बिना अपने टीममेट के केयर किए बिना रश कर देना। तो चलो आ जाओ, जैसा कि तुम हमेशा किया करते थे। तो आयरन उसकी बातें सुनकर अपना अटैक प्रिपेयर करते हुए उसे बोलता है, एग्जैक्टली मैं तो यही करने का प्लान बना रहा था। जो कहते हुए आयरन सीधे उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कमांडर उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उसको काफी ज्यादा तकलीफ हो रहा था। लेकिन जैसे ही वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से वो सरकते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है। लेकिन जैसे वो अपने आप को संभालता है, उसी के पीछे आयरन आ गया था, जहाँ वो फिर से अपने ब्लैक स्पेयर को बनाते हुए कहता है, तुम अपने आप को रेड लीडर कहते हो, लेकिन तुम पहले से बिल्कुल भी कुछ खास तो नहीं बदले हो, और ऐसा भी नहीं है जो हाउस एंड गिल्ड है वो तुम्हारे लिए पहले से ही प्रॉपर्ली नेचुरल हो। जो कहते हैं वो अपने स्पेयर को फिर से कमांडर के ऊपर छोड़ देता है। तो ये देखकर वो अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए अपने सामने व्हाइट शील्ड को अपेयर कर लेता है, जिसकी वजह से जैसे वो ब्लड स्पेयर से टकराता है उसके पूरे के पूरे छितरे उड़ जाते हैं। लेकिन कमांडर उसके पीछे रहने की वजह से बच गया था, और वो काफी गुस्से से आयरन से कहता है, तुम अपनी बकवास करना बंद करो। जो कहते हैं वो अपनी तलवार से सीधे आयरन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन आयरन नीचे झुकते हुए उस अटैक से बड़ी आसानी से बच गया था। जिसके बाद जैसे वो अपना अटैक प्रिपेयर करते हुए फिर से आयरन की तरफ मारता है, जहां वो गुस्से से उससे कहता है, अब ये यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन आयरन अपने ब्लड स्पेयर को बनाकर सीधे उसकी तलवार पर मार लेता है, जिसकी वजह से उसका अटैक ब्लॉक हो जाता है। जिसकी वजह से कमांडर भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था, जहाँ उसकी तलवार पीछे की तरफ झटक गई थी, जहाँ वो सरकते हुए काफी ज्यादा पीछे आ चुका था। और वो काफी ज्यादा हैरान आयरन से पूछता है, आखिर तुमने इस तरीके की पावर को कैसे गेन किया? तुमने डेफिनेटली प्लेयर की पावर को पूरी तरह से खो दिए थे, तो आखिर ये चीज पॉसिबल भी कैसे है कि तुम्हारी पावर वापस आ चुकी है? जिसकी वजह से वो उसके ऊपर से जोर जोर चिल्लाया जा रहा था। आयरन कहता है, आगे इसका फायदा क्या होगा अगर मैं तुम्हारे जैसे टर्बोक ट्रेडर को इसके बारे में बता दूं? तो ये सुनकर कमांडर को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम अब मर जाओ। ये कहते हुए वो अपनी तलवार को लेकर सीधे आयरन के सामने कूद पड़ता है। लेकिन आयरन बड़े ही आराम से अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उसे कहता है, मैंने कहा ना ये चीज पूरी तरह से बेकार है। और वो पहले से बहुत ही ज्यादा बड़े ब्लड स्पेयर को वहां पर क्रिएट कर लेता है। तो ये देखकर कमांडर जल्दी से अपने व्हाइट शील्ड को एक्टिवेट करता है, जिससे वो आयरन को चारों तरफ से शील्ड से कवर कर लेता है, जहाँ वो सोचता है इस इंसान के पास ब्लैक स्पेयर के अलावा कोई और दूसरा अटैक नहीं होगा। अगर ऐसा चीज नहीं होता तो इसको यहाँ पर डिस्टेंस को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ता। अगर मैं इसको यहाँ से भागने से रोक देता हूँ और इसके स्पेयर को भी रोक देता हूँ मेरी शील्ड से, तो ये यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। सोचकर वो अपने तलवार को उन सभी शील्ड के बीच में फंसा देता है, जिसके बाद वो अपने स्किल वेपन नाइट का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसकी तलवार उस तलवार के अंदर से एक ऐसी एनर्जी निकल कर आती है जो कि पूरी शील्ड के अंदर जाकर कवर हो जाती है, और उसके अंदर की जो तलवार की एनर्जी थी वो भी पूरी तरह से वहां से गायब हो गई थी। जिसके बाद वहां पर एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से सारी की सारी शील्ड पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। यानी कि कमांडर ने अपनी पूरी तलवार की एनर्जी उस शील्ड के अंदर पूरा फेंक दिया था, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो गया था, जहाँ इसकी वजह से वो काफी ज्यादा थक गया था, क्योंकि उसने यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल किया था। तो ये देखकर वो कहता है, यहाँ तक कोई भी अगर टॉप रैंकर भी होगा तो वो इस चीज को इतनी आसानी से तो सर्वाइव नहीं कर सकता। आखिरकार अब तुम मारे जा चुके हो बास्टर। लेकिन वो सामने की तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने आयरन जिंदा था और उसके ऊपर एक भी खरोच तक नहीं आया था। वो बहुत ही बड़े आराम से वहां पर खड़ा हुआ था, यहाँ तक कि उसके कपड़े के टुकड़े भी नहीं फटे थे। तो ये देखकर तो कमांडर बहुत ही ज्यादा हैरान था, जहाँ वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन आयरन उससे कहता है, तुम काफी ज्यादा लेट हो चुके हो। ये कहकर वो सीधे उसके ऊपर हमला कर देता है, जहाँ वो उसके चेहरे को पकड़कर वो अपने ब्लड डिमोनिक आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उसकी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने लगता है। जहाँ पर आयरन कहता है, क्या ये तो जरूरत से कुछ ज्यादा ही आसान था, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। फिर हमें कियोस के बारे में बताया जाता है। कियोस असल वो दुनिया के लिए काफी ज्यादा बड़ा तबाही का खतरा है, और वो टाइम और स्पेसेस से पूरी तरह से ट्रांसेंडेंट है। वो सभी डायमेंशनल में घूमते हुए एक वर्दी वेसल को ढूंढते रहता है, और जब से ये दुनिया पूरी तरह से तबाह होने के कगार पर आ चुका था, और जब से उसे पूरी तरह से अंधकार ने कंज्यूम कर लिया है और वो अब अपने अंत से मिलने वाला है, इसलिए मैंने 100 साल से भी ज्यादा ट्रेनिंग किया कि मैं कियोस को अपने अंदर सील कर सकूं। आयरन के सामने अभी भी वही सिस्टम आ रहा था, जहां वो सिस्टम उससे कह रहा था, तुम्हें ये पाथ चूज करना होगा जिससे तुम कियोस के वेसल बन चुको। और वहाँ आयरन के जितने भी मास्टर थे ये देखकर कहते हैं, हमने अपना बेस्ट दिया है, अगर ये चीज अभी भी यहाँ पर
काम नहीं करती है तो हम लोग इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आयरन कहता है इस जगह को छोड़कर सारी चीजें पहले से ही डिसाइडेड है। मूवैन कहता है डिसाइपल। तो आयरन कहता है यस मास्टर। आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तो ये सुनकर आयरन हंसते हुए कहता है कि आप सचमुच सीरियस हो? मुझे यहाँ 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और आप मुझसे अभी ये पूछ रहे हैं? तो वो हंसते हुए कहते हैं ऐसा लगता है कि सचमुच मैं काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ। जहाँ तुम मेरे आसपास ही रहते थे लेकिन मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। एक समय पर मुझे हार्टलेस घोस्ट कहा जाता था, जिसके पास कोई भी खून नहीं है ना ही आंसू हैं। और उसके बाद ही जब मैंने कई सारी अचीवमेंट को डेवलप कर लिया था उसके बाद तो मुझे खुद के बारे में याद ही नहीं रहा। तो आयरन अपने बारे में बताते हुए कहता है मेरा नाम ली आयरन है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें आयरन की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर वो कियोस वेसल बनने के लिए पूरी तैयारी कर रहा था और कियोस को अपने अंदर ले रहा था। और जैसे ही वो इस चीज को कंप्लीट कर लेता है वो वहाँ पर बेहोश होने लगा था। तो डीमन किंग जल्दी से उसे पकड़ लेती है, जहाँ वो कहती है आयरन तुमने सच मुझे कर दिखाया। मूवैन और स्वॉर्ड किंग दोनों इसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। तो आयरन कहता है मुझे बस काफी ज्यादा नींद आ रही है। मूवैन उसे बताता है ये कियोस का इन्फ्लुएंस है, तुम्हारी बॉडी इस पावर को यहाँ पर रजिस्ट करने की कोशिश कर रही है। स्वॉर्ड किंग उसे कहता है वो तुम्हारी स्पिरिट को यहाँ पर पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश करेगा और इसकी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा नाइटमेयर आना चालू हो जाएंगे। और अगर तुम एक बार भी उस नाइटमेयर के अंदर फंस जाते हो तो कियोस फिर से तुम्हारे बॉडी के अंदर एक और बार अवेकन हो जाएगा। आयरन कहता है मैं इन सारी चीजों को एक्सेप्ट कर चुका हूँ। तो इसी वजह से जहाँ पर सभी लोग इसकी बात सुन रहे थे तो आयरन थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उन सभी से कहता है तो इसीलिए तुम लोगों को मुझे जान से मार देना चाहिए। तो ये सुनकर तीनों के तीनों किंग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। मूवैन कहता है क्या तुम इसके बारे में शुरुआत से ही जानते थे? आयरन कहता है तो आखिर आपको क्या लगता है मैं किसका डिसाइपल हूँ कि कियोस को एक बॉडी के अंदर सील करना है और उसको पूरी तरह से खत्म कर देना है, यानी कि कियोस को पूरी तरह से तबाह कर देना। क्या ये आपका गोल नहीं था मास्टर? स्वॉर्ड मास्टर कहता है अगर तुम्हें इसके बारे में पता था तो आखिर तुम इतने लंबे समय से हम लोगों के साथ कोऑपरेट क्यों कर रहे थे? आयरन बताता है सभी लोगों ने मुझे धोखा दिया, मेरे पास पीछे रहने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था, इसी वजह से मैं आगे आकर किसी के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करता था। पर आपके साथ मास्टर मुझे आप लोगों से ऐसा महसूस होता है जैसे कि आप सभी के लिए काफी ज्यादा खुश हैं, जिस चीज को मैं काफी ज्यादा लंबा समय पहले ही खो चुका था। मैंने आप लोगों के साथ ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस किए हैं जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था, इसलिए रिवेंज अब मेरे लिए जरा सा भी मैटर नहीं करता। मैं तो बस उस वॉर्म को जो कि आप लोगों ने मेरे लिए दिखाया है मैं तो बस उसका एक रिपेयर करना चाहता हूँ मास्टर। इसलिए आखिरकार प्लीज मुझे अपना नाम बताइए, यही मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है। और आयरन की ये बात सुनकर वो तीनों किंग अपने यहाँ पर रियल नेम बताते हैं, जहाँ पर मूवैन बताता है उसका रियल निकनेम है शिनयू उल है। स्वॉर्ड किंग अपना नाम बताता है शिगाराड वोगडीमान है और डीमन किंग अपना नाम बताती है मेरा नाम बेरगिनमा है। तो आयरन ये सुनकर कहता है अब मुझे किसी भी चीज का पछतावा नहीं है, मैं आयरन यहाँ पर मरने वाला हूँ, वो भी अपने मास्टर के लिए। और ये कहकर वो अपने दोनों हाथों को फैलाकर अपनी छाती चौड़ी करते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और स्वॉर्ड किंग धीरे धीरे कर आगे बढ़ना चालू कर रहे थे, जहाँ पर वो उसके सामने आ जाते हैं और उससे कहते हैं आयरन, जहाँ पर वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे बोलते हैं तुम यहाँ पर नहीं मरने वाले। तो ये सुनकर आयरन थोड़ा सा हैरान था और हैरान होते हुए उनसे पूछता है क्या? डीमन किंग कहती है तुम हमारे डिसाइपल हो और हमारे बच्चे भी। तो मूवैन कहता है तो इसलिए आखिर हम लोग ऐसे किसी इंसान को कैसे मार सकते हैं, वो भी अपने खुद के हाथों से। लेकिन आयरन चिल्लाते हुए कहता है पर क्या मास्टर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने अपने मिशन को यहाँ पर अबेंडन कर दिया है? तो डीमन किंग उसके पास आते हुए उसे कहती है जो कियोस तुम्हारे अंदर है हम सभी उसकी बर्डन को शेयर करते हैं, जहाँ पर हम उसे एक साथ सील करेंगे, क्योंकि कियोस को तुमने हमारी टीचिंग से सिखाए हुए सील किया है, जिसकी वजह से उसकी पावर को हम भी कंटेन कर सकते हैं। और इन सब की वजह से जो डायमेंशनल बैंड था वो यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम जहाँ से आए थे तुम वहीं पर पहुंच जाओगे। आयरन पूछता है पर मास्टर आखिर आपका क्या होगा? तो स्वॉर्ड किंग उसे बताते हैं हम इस दुनिया की गहराई के अंदर कहीं पर सील रहेंगे। और फिर वो तीनों आयरन को धक्का देते हुए आयरन से बोलते हैं अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है वो जोर से चिल्लाने लगता है मास्टर, और वो जैसे ये कहता है तो उसके सभी मास्टर कहते हैं अब यहाँ से चले जाओ। और फिर आयरन धीरे धीरे कर उन सभी डायमेंशनल में गिरते जा रहा था, जहाँ उसके मास्टर उसे जाता हुआ देखकर उसे कहते हैं तुम कभी भी हमें ढूंढने के लिए वापस मत आना। और इसी तरह वो प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर आयरन अपनी ब्लड डीमन अब्जॉर्प्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके ब्लड को अब्जॉर्ब कर रहा था। और आयरन उसके ब्लड को अब्जॉर्ब करते हुए अपने मन में सोचता है
मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि जो कुछ भी पावर मैंने अपने मास्टर से सीखा है वो आखिर मुझे कहाँ तक ले जा सकती है। मैंने इसके ग्रेटनेस को सेंस किया है, ये वैसे ही है जैसे कि कोई हाई रैंकर बनने वाला है। फिर वो कमांडर को देखते हुए अपने मन में सोचता है किम सिंह हॉन कोई हाई रैंकर तो प्लेयर नहीं हो सकता, लेकिन ये एटलीस्ट 150 लेवल या उससे अबव लेवल का तो होगा ही। अगर मुझे ब्लड डीमन के आर्ट के अलावा कोई और पावर भी मिल जाए तो मुझे कभी भी कोई हरा नहीं पाएगा। यहाँ तक कि वोल्केनो गिल्ड का लीडर या सिल्वर फैक्शन रैंकिंग एक्सपर्ट या उससे भी ऊपर जैसे कि आइनाट, वो भी मुझे नहीं हरा पाएगा। तो जो मैंने 100 सालों से रिवेंज लेने का प्लानिंग किया है तो अब उसके लिए मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन तभी कमांडर दर्द से आयरन से बोलता है, आयरन प्लीज मुझे माफ कर दो, हमारे पास तुम्हें बिट्रे करने के अलावा कोई भी और रास्ता नहीं था। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम सब के सब मारे जाते, तो तुम्हें और खुद को बचाने के लिए हमने ये सब किया। तो आयरन ये सुनकर उसे छोड़ देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके शरीर के अंदर जितना भी ब्लड था पूरी तरह से सूख चुका था। और आयरन उससे बोलता है, क्या तुमने ये मुझे बचाने के लिए किया था? तुम वोल्केनो गिल्ड के रेड कैप्टन बन गए, जबकि उस वक्त मैं सारी पीड़ा सह रहा था, और तुम बोलते हो कि ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया था। और ये कहने के बाद आयरन अपने हाथ में ब्लैक स्पेयर बनाकर गुस्से से उसके ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन तभी कमांडर डर के मारे चिल्लाते हुए उसे कहता है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि बाकी के लोग कहाँ पर हैं और रिवेंज लेने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो प्लीज मुझे छोड़ दो। तो ये सुनकर आयरन पहले थोड़ी देर शांत रहता है, फिर उसे बोलता है, पहले तुम मुझे एक बार धोखा दे चुके हो और अभी भी धोखा देने की बातें कर रहे हो। फिर आयरन उसके मुंह को पकड़ते हुए उससे बोलता है, जब तुम मरोगे तो बाकियों को पता चल जाएगा, तो अब नर्क में जाकर उनका इंतजार करना, जल्दी वो लोग भी तुम्हें ज्वाइन कर लेंगे। ये कहकर आयरन उसके मुंह को दबाकर सीधे उसे जान से मार देता है, जैसे कि उसने उस गार्ड को मारा था। और उसके बाद आयरन वहाँ से बाहर आ रहा था जहाँ वो सभी उसको देख रहे थे, जहाँ पर आयरन बड़ी आराम से उन सभी चेन को बड़ी आसानी से तोड़ देता है। तो ये सीन देखकर तो वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उस चेन को तोड़ने का ये मतलब था वो एबिस से बाहर निकला होगा, तो इसका मतलब हॉग और कमांडर को भी हरा दिया गया होगा। और फिर आयरन बाहर निकलते हुए उन सभी को देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मुझे मेरे मास्टर नहीं मिले होते तो मेरा भी हाल इनके जैसा होता। तो ये सोचकर वो अपने हाथ में कई सारे स्पेयर बनाने लग जाता है और कहता है, इनको अकेला छोड़ दिया जाए, वैसे भी ये कुछ समय बाद मरने ही वाले हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इनके मरने से पहले मुझे इन सभी को शांत कर देना चाहिए। और ये सोचकर वो अपने स्पेयर को उन सभी के ऊपर छोड़ देता है। तो उसको हमला करता हुआ देखकर वो सभी स्लेव बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग वहां से भागने लग जाते हैं। लेकिन हमारे एमसी का डार्क बॉल उन सभी स्लेव के ऊपर टकराया जा रहा था, किसी के पीठ के ऊपर, किसी के सर के ऊपर, कहीं ना कहीं टकराए जा रहे थे। तो ये देखकर वो स्लेव बहुत ही बुरी तरीके से डर गए थे, जहाँ उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो लोग अब यहीं पर मरने वाले हैं। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए जमीन पर लेटे हुए कहते हैं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन हमारे एमसी का थिंकिंग कुछ और ही था, जिसकी वजह से उनके जो शरीर पर स्लेब का मार्क बना हुआ था वो टूट जाता है। तो सभी लोग अपने स्लेब मार्क को टूटा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी से कहते हैं, क्या? क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनके अंदर जो स्लेब मार्क था वो टूट चुका है। ये देखकर तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर आयरन गुफा के छत के ऊपर अटैक करते हुए उस गुफा को तोड़ देता है और वहां से जाते हुए उन सभी से कहता है, तुम लोग यहाँ पर मरो या दफन हो जाओ या यहाँ से जिंदा भाग जाओ, अब ये तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। फिर वो वहां से निकलने के बाद एक पहाड़ की चोटी पर आकर अपने मन में सोचता है, जब मैं पहली बार अपने मास्टर से मिला था तब मैं दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के अलावा कुछ भी नहीं सोच पाता था, पर उनके सेक्रीफाइस को देखने के बाद मेरा नजरिया दुनिया को देखने का पूरी तरह से चेंज हो चुका है और अब मैंने रियलाइज कर लिया है कि अब मुझे आगे क्या करना है। फिर वो वहां से जाते हुए बोलता है, ये दुनिया पूरी तरह से केओस से भरा पड़ा है, तो मैं उसे कंज्यूम करके अपना बना लूंगा। और ये कहते हुए आयरन की आंखें पूरी तरह से लाल होती है, जहाँ वो बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहा था। और आयरन के वहां से जाने के कुछ समय बाद वहां पर वोल्केनो गिल्ड का एक रेड लीडर आता है, जिसका नाम चियोन इन्वो होता है। और वो कमांडर की लाश को देखते हुए कहता है, एक ऐसे इंसान को रेड लीडर की पोजीशन को देना जो कि एक भिखारी हो और उसे ये चीज अच्छी तरीके से पता हो कि वोल्केनो गिल्ड को किस तरीके से मैच में डाला जाता है। और फिर अपने साइड में खड़े हुए सोल्जर से पूछता है, यहाँ पर जितने भी स्लेब पकड़े गए थे तो उनको इंटरोगेशन करने के बाद तुम्हें क्या पता चला? तो वो आदमी बताता है, उन लोगों को कुछ भी याद नहीं है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। ऐसा लगता है किसी
ने उनकी मेमोरी को पूरी तरह से मिटा दिया है और उनके स्लेब मार्क भी गायब हो चुके हैं और वहाँ पर मैजिक सर्कल को तोड़ने का सबूत मिला है। तो ये सुनकर चियन वो अपने मन में सोच रहा था ये एटलीस्ट किसी मास्टर लेवल बंदे का काम हो सकता है। फिर वो अपने सोल्जर से पूछता है वहाँ पर किसी और के होने का सुराग मिला है? तो वो सोल्जर जवाब देते हुए बोलता है वहाँ पर ना ही किसी मार्शल आर्टिस्ट और ना ही किसी प्लेयर का सुराग मिला है। ऐसा लगता है कि ये काम आयनहार्ट के मैजिशियन का है या फिर डीमंस का काम है। तो ये सुनकर चियन वो बोलता है ये मुमकिन है कि ये गहना का काम हो सकता है। आफ्टर ऑल उनका ट्रू पर्पस ये हो सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका एक दूसरा सोल्जर आकर चियनवू से बोलता है रेड लीडर ड्रैगन के कॉर्प्स गायब हो चुके हैं। तो ये सुनकर चियन अपने मन में सोचते हुए बोलता है जैसा कि उम्मीद था, अगर ये गहना का काम है तो उनके पास बहुत से तरीके हैं इसको बिना प्यूरिफाई किए यूज करने का। फिर वो अपने दूसरे वाले सोल्जर से हेडक्वार्टर को कांटेक्ट करने के लिए बोलता है और गहना के पिछले साल से अर्थ पर एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेशन करने को बोलता है। और इसके बाद वो कमांडर की बॉडी को देखते हुए अपने पहले वाले सोल्जर से पूछता है आखिर ये कचरा यहाँ पर करने क्या आया था? तो वो सोल्जर जवाब देता है ये यहाँ पर एक स्लेव ली आयरन की मौत को कंफर्म करने आया था। तो ली आयरन का नाम सुनकर चियन अपने मन में सोचता है ली आयरन जो कि एक हाई रैंकर बनने के बिल्कुल करीब था, अगर इन लोगों ने इसको बिट्रे नहीं किया होता तो अब तक तो वो बहुत फेमस हो चुका होता। तो ये सोचकर वो अपने पहले सोल्जर आयरन की बॉडी के बारे में पूछता है। तो वो सोल्जर उसका जवाब देते हुए बोलता है वेल लगभग 1 महीने पहले जब स्लेब मार्क टूटा था तो वो डिस्पोजल एरिया के अंदर एंटर किया था। तो ये सुनकर चियन बोलता है तब तो उसकी बॉडी वहाँ पर पॉइजन की वजह से टिक नहीं पाएगा और वो वहाँ पर मारा गया होगा। और फिर वहाँ से जाते हुए बोलता है तो यहाँ पर इन लोगों ने जो भी रायता फैलाया है उसे समेटो और हम बचे हुए भगोड़ों का अंत करने जाएंगे। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें एक सियोल का बार का सीन दिखाया जाता है और वहाँ के लोगों के बीच में सब यही बातें कर रहे थे वोल्केनो गिल्ड के डिस्पोजल एरिया में किसी ने अटैक किया था और रिमर्स ये है कि ये काम गहना ने किया है और ऐसा कहा जा रहा है कि वो लोग ड्रैगन के कॉर्प्स के पीछे थे। जहाँ उन लोगों के बीच ये सब बातें चल रही होती है और वहीं पर हम आयरन को भी देखते हैं जो कि उन सभी की बातें सुनकर अपने मन में सोचते हुए कहता है यहाँ पर सभी के सभी वोल्केनो गिल्ड के बारे में बातें कर रहे हैं। वेल ये कोरिया की वन ऑफ द बड़ी गिल्ड में से एक है तो इसमें कोई सरप्राइज की तो बात नहीं है और ये लोग बस थोड़ा ही मेरा इंतजार करें, जल्दी इन सभी को नीचे गिरा दूंगा। लेकिन इससे पहले मुझे मास्टर मू की वैंग फैक्शन को ढूंढना होगा। ये मोस्ट इफेक्टिव वे है मेरे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का, जैसे मेरे जैसे बंदे के लिए जिसके पास कोई भी ऑफिशियल स्टेटस नहीं है। ये जगह बेस्ट है उन लोगों को ढूंढने के लिए। जहाँ वो यही सब अपने मन में सोचते हुए आयरन उस बारटेंडर के पास जाता है तो वो बारटेंडर उससे पूछता है वेलकम सर, आप क्या लेना पसंद करेंगे? तो आयरन उससे कुछ एंसेंट कोड में बोलता है लेकिन वो बारटेंडर उसकी बातें नहीं समझ पाता है। जहाँ उससे बोलता है सर यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं मिलती है, लेकिन उसके पीछे वो खड़ा हुआ मैनेजर उसकी कोड को समझ जाता है। जहाँ वो उस बारटेंडर के पास आकर उसे स्टोरेज रूम में इन्वेंटरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए भेज देता है और फिर वो आयरन से बोलता है लोग इस तरीके के कोड को कब से यूज करने लगे? क्या तुम किसी गेट से 5 सालों बाद लौटे हो? तो ये सुनकर आयरन मुस्कुराते हुए उससे बोलता है 5 नहीं 100 सालों बाद। तो ये सुनकर वो मैनेजर हैरान होते हुए उससे बोलता है क्या 100 सालों बाद? क्या तुम किसी तरीके के डीमन हो? तो आयरन उसकी बातों का जवाब देते हुए उससे बोलता है मैं कोई डीमन नहीं हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे लिए मैटर करता है? क्या ये उस तरह की जगह है जहाँ पर लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन ली जाती है? तो मैनेजर बोलता है वेल तुम सच कह रहे हो, तो बताओ आखिर तुम क्या चाहते हो? और हमें उस मैनेजर के बारे में बताया जाता है जो कि सियोल ब्रांच के ब्लैक मार्केट का हेड होता है और उसका नाम जैनहुन सियोक होता है, लेकिन मैनेजर बेटर है इसके लिए। तो आयरन बोलता है मुझे एक जॉब चाहिए। तो मैनेजर उससे पूछता है तो क्या तुम्हें किसी स्पेसिफिक तरह की जॉब चाहिए? आयरन बोलता है मुझे किसी भी तरह का चलेगा, लेकिन ये मेक श्योर करना कि उसकी लोकेशन बी रैंक के गेट या उससे हाई हो। तो ये सुनकर वो मैनेजर अपने लॉकर को खोलते हुए कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट जॉब है। हाँ वो फिर आयरन के सामने कुछ पेपर रखते हुए उससे बोलता है तुम इनमें से कोई भी जॉब को चूज कर लो। तो आयरन उन सभी पेपर को देखते हुए मैनेजर से बोलता है इसमें तो किडनैपिंग की भी जॉब है। तो मैनेजर उसके जवाब देते हुए बोलता है वह लोग बिगिनर को लेवल अप के बहाने लुभाते हैं और फिर उन्हें गेट में ट्रैप कर देते हैं और उसके बाद उन लोग उसकी फैमिली से फिरौती की डिमांड करते हैं, जहां उनके टारगेट अमीर फैमिली के बच्चे होते हैं जिससे कि वो लोग मोटा पैसा कमा सकें। तो आयरन उसकी बातें सुनकर उससे बोलता है तुमने तो मुझे सारी बकवास जॉब दी है। तो मैनेजर हैरान होते हुए आयरन को देखते हुए उससे बोलता है क्या तुम यहाँ पर जॉब लेने आई हो कि नहीं? और वो अपने नीचे से गन निकाल कर आयरन के ऊपर पॉइंट करते हुए उससे बोलता है या तुम उन इडियट में से हो जो कि लोगों
लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए इस जगह को बंद करवाने के पीछे पड़े हैं। तो क्या तुमको पता है कि उन लोगों का क्या होता है जो कि जॉब के लिए इस जगह पर डिपेंड रहते हैं? तो अगर ये जगह बंद हो गया तो उनका गुस्सा किस पर निकलेगा? तो आयरन उसकी ये बात सुनकर उससे बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर ऐसा फालतू काम कुछ भी नहीं करने वाला। तो अब क्या तुम उन पीछे वाले लोगों को अपना क्लीन इंटर्न कम करने के लिए बोल सकते हो? तो ये सुनकर वो मैनेजर आयरन से तो इम्प्रेस हो जाता है और उससे पूछता है तो तुमने ये नोटिस कर लिया? तो इसका मतलब ये है कि मैं इस जॉब के लिए तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ। और फिर आयरन को एक फोन देते हुए उससे बोलता है तो तुम अब तैयार रहना, मैं इसके लिए तुमसे जल्दी कांटेक्ट करूंगा। और आयरन को फोन देने के बाद वो आयरन से कहता है जबकि तुम यहाँ पर हो तो क्यों ना एक ड्रिंक करो। आयरन बोलता है मैं ये तो कर तो लूंगा लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैं यहाँ पर ड्रिंक करूँ और मैं यहाँ पर सो जाऊँ तो सारे के सारे लोग यहाँ पर जान से मारे जाएंगे। और ये कहते हुए आयरन अपना ऑरा रिलीज कर रहा होता है और इतना कहने के बाद आयरन वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हमें दूसरे सीन में डी रैंक का गेट दिखाया जाता है जिसका नाम नामयांग जू सिटी होता है। तभी एक पार्टी आ जाती है जो कहती है ब्रदर चोल हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो दूसरी पार्टी का चोल उसे देखते हुए हाथ हिलाते हुए कहता है होंग तो तुम यहाँ पर आ गए हो। और वो अपने साथियों को होंग के बारे में बताते हुए कहता है ये समय पर ये सभी प्लेयर्स हमको यहाँ पर ज्वाइन करने वाले हैं और ये बिल्कुल मेरे छोटे भाई बहन की तरह हैं, तो इसलिए प्लीज इन लोगों का काफी अच्छे तरीके से ख्याल रखना। जहाँ पर वो लोग उनके सामने झुकते हुए उनसे कहते हैं प्लीज हम लोगों का काफी अच्छे तरीके से ख्याल रखना। जिसके बाद वो लड़का होंग से पूछता है तो बताओ आखिरकार तुम्हारी फर्स्ट फील्ड की वजह से तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तो होंग हंसते हुए कहता है मैं बस थोड़ा सा नर्वस हूँ। तो चियोल बोलता है तुम्हें बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो मेरे पार्टीज मेंबर हैं वो मेरे साथ लगभग 3 साल से भी ज्यादा से रहते हैं, तो इसकी वजह से एक डी रैंक का गेट कोई बड़ी चीज तो नहीं है। जिसके बाद वो अपने साथियों के बारे में बताना चालू करता है जहाँ उनके बीच में हमारा आयरन भी था, जहाँ उनके बारे में बताते हुए कहता है ये वंडरस हैं। जो सुनकर तो उनकी पार्टीज काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो चियोल उन्हें शांत करवाते हुए बोलता है तुम चिंता मत करो, ये सभी मार्शल आर्टिस्ट हैं और मेरे साथ ये 3 सालों से हैं। और आयरन को भी हम देखते हैं जो कि उन लोगों को घबराते हुए अपने मन में सोचता है ये इन लोगों का नर्वस होना नेचुरल है क्योंकि वनड्रस गैना के डीमन की तरह चीजों को बेकार चीजें करने के लिए बदनाम है, इसलिए उन ब्लैक मार्केट के हेड ने हमें वनड्रस की तरह इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन तभी आयरन उसके साथ आई हुई उन सभी में से एक लड़की को देखते हुए कहता है लेकिन यहाँ पर कोई है जो कि हमें देखकर सरप्राइज नहीं है, ऐसा लगता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया, मास्टर मुंह के वैन फैक्शन के बंदे को, आमीन बंदी को। उसके बाद हमारा सीन सीधे रात में गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग कैंपिंग फायर लगाकर सभी लोग आसपास बैठे हुए थे, जहाँ पर चियोन आपस में मस्ती कर रहे थे। जहाँ पे होंग चियोन से पूछता है क्या हम लोग कल खुद हंटिंग कर पाएंगे? तो उसके साथ आए वो दूसरा लड़का बोलता है हम लोग अपने पेरेंट्स को बिना बताए यहाँ पर आए हैं इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो चियोंग उसे मुस्कुराते हुए बोलता है तुम लोग फिक्र मत करो, मैंने एक रूट प्लान किया है जिससे कि तुम लोग सेफली हंटिंग कर पाओगे। तो आज के दिन रेस्ट कर लो, कल के लिए तैयार रहना कुछ धमाकेदार एक्शन करने के लिए। और वहीं पर हम आयरन को भी देखते हैं जिसके पास वही लड़की आते हुए बोलती है क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकती हूँ? तो आयरन उसकी बात सुनकर कुछ ही नहीं बोलता है, लेकिन वो लड़की चिपकू होती है इसलिए वो आयरन के बाजू में बैठ जाती है, जहाँ वो उसे बोलती है तुम वंडरर हो है ना, अगर तुम मार्शल आर्टिस्ट हो तो आखिर तुम किस लेवल पर हो और तुम दिन में भी हंटिंग नहीं किए हो? आयरन उसकी बातों का जवाब देते हुए उससे बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता किसी मार्शल आर्टिस्ट से उसका लेवल पूछना रूड माना जाता है? तो वो लड़की उसकी ये बात सुनते हुए उसे बोलती है ओ ऐसा है क्या, मैं अभी न्यूबी प्लेयर हूँ तो मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो क्या मैं एटलीस्ट तुम्हारा नाम तो जान सकती हूँ? तो आयरन उसकी आंखों में देखते हुए कहता है आयरन। तो आयरन की आंखों में देखने के साथ ही वो लड़की थोड़ा डरने लगती है, जहाँ वो अपने मन में सोचती है आयरन ये नाम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मैंने सुना है। पर तभी उस लड़की की एक साथी आते हुए उससे बोलती है यूनहा अब मेरी बारी है यहाँ पर गार्ड करने की, तो तुम जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो। तो यूनहा वहाँ से जाते हुए आयरन से बोलती है ये भले ही कुछ समय के लिए था लेकिन मैंने तुमसे बातें करते हुए काफी एंजॉय किया। उसके बाद वो अपने टेंट में जाते हुए आयरन के बारे में सोचते हुए कहती है इसको देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि ये कोई बुरा पर्सन है, लेकिन इसके पास से ये अजीब फीलिंग क्या थी। और उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग हंटिंग कर रहे थे और
और तभी चियोंग का एक साथी घड़ी में टाइम देखते हुए बोलता है, ओ नो, ये गेट क्लोज होने का ऑलमोस्ट समय पूरा हो चुका है। तो चियोन उस लड़के से बोलता है, मिनहोंग, गेट क्लोज होने वाला है, तो अगर तुम यहाँ से अभी नहीं जाओगे तो फिर यहाँ से तुम तब तक नहीं जा पाओगे जब तक तुम फाइनल बॉस को मार नहीं दोगे। तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि तुम लोग अब मॉन्स्टर की हंटिंग अगली बार कर पाओगे। तो ये सुनकर मिनहोंग हैरान होते हुए बोलता है, क्या हम आपके साथ फाइनल बॉस तक नहीं पहुँच पाएंगे? बड़े भाई, आपको तो फाइनल बॉस से लड़ना बड़े ही आसान होगा। तो चियोंग बोलता है, हाँ ये तो सच है, लेकिन मैं तुम लोगों के लिए परेशान हूँ, कहीं तुम लोगों को चोट न लग जाए। तो मिनहोंग बोलता है, बड़े भाई, मैं अब एक प्रॉपर प्लेयर हूँ, तो अगर मैं हमेशा उन मॉन्स्टर से डर कर भागते रहूंगा तो आखिर मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बनूंगा? फिर वो जोश में आते हुए बोलता है, तो प्लीज आप हमारे बारे में फिक्र मत करिए, तो चलो अब उस फाइनल बॉस को हराने के लिए साथ में चलते हैं। तो चियोंग ये सुनकर बोलता है, क्या तुम श्योर हो? तो मिनहोंग हाँ में जवाब देता है। तो ये सुनकर चियोंग मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है, ये बकरा हमारे जाल में फंस गया। और फिर वो उसके पीछे जो मॉन्स्टर आ रहे थे उसकी तरफ इशारा करते हुए होंग से बोलता है, तो क्यों ना तुम्हारे साथ ही पहले इनका सामना करें। तो मिनहोंग अपनी तलवार को निकालते हुए बोलता है, मैं इसी का तो इंतजार कर रहा था। और फिर वो लोग उन सभी ऑर्क से लड़ने लग जाते हैं। तो ये देखकर तो चियोल की टीम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद दिखाई देता है कि कुछ ही समय बाद गेट बंद होने वाला था और जो पोर्टल था वो भी क्लोज हो गया था। और वहीं पर होंग को इस मॉन्स्टर से लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, जहाँ पर एक अटैक की वजह से उसकी तलवार छूट जाती है। तो उस अटैक को देखकर अपने मन में सोचता है, मैंने जैसा उम्मीद किया था ये तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो चिल्लाते हुए चियोल से मदद मांगता है। तो चियोल उससे बोलता है, ये जगह बहुत ही ज्यादा क्योटिक हो चुकी है, तो तुम खुद उसको हैंडल कर लो। और तभी हम देखते हैं कि वो ऑर्क भी मिनहोंग के ऊपर अटैक कर देता है। तो उसके अटैक को पीछे की तरफ डॉज करते हुए अपने जेब से एक फायर तलिस्मान निकालते हुए सीधे उसके सामने फाड़ देता है, जिस तलिस्मान को फाड़ने की वजह से उसमें से आग की लपटें निकलती है, जिसकी वजह से वो ऑर्क पूरी तरह से जलकर मारा जाता है। और उसी समय बाद चियोल उसके पास आते हुए उससे बोलता है, मिनहोंग, क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं पहुंच पाया, लेकिन लकीली तुम्हारे पास उस समय एक हाई टियर का स्क्रोल मौजूद था। मिनहोंग परेशान होते हुए बोलता है, मेरे फादर ने मुझे ये कहकर दिया था इसे बहुत ही डेंजरस सिचुएशन पर यूज करना, लेकिन मैंने तो इसे अभी यूज कर लिया। तो ये सुनकर चियोंग बोलता है, तो इसका मतलब ये है कि इसके जैसा तुम्हारे पास अब और आइटम नहीं है। तो ये कहते हुए चियोल भी अपने जेब से एक स्क्रोल निकाल लेता है और बोलता है बाइंड, जिसकी वजह से उसमें से कई सारी रस्सियां निकलने लगती है, जो कि यहाँ पर मिनहोंग को पूरी तरह से जकड़ने लगती है। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उस रस्सी ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया गया था। जहाँ वो उससे पूछता है, बड़े भाई आखिर आप ये क्या कर रहे हो? लेकिन तभी उसकी नजर अपने साथियों पर भी जाता है, जहाँ पर उसके साथियों की भी वही हालत होती है। और चियोल उससे बड़े ही डरावनी आवाज में बोलता है, मिनहोंग, हमारे ट्रैप में गिरने के लिए तुम्हारा थैंक्स। तो ये सुनकर मिनहोंग हैरान होते हुए उससे बोलता है, बड़े भाई आप मजाक करना बंद करो और हमें यहाँ से छोड़ो। लेकिन तभी चियोल मिनहोंग को एक थप्पड़ मार देता है और उससे कहता है, मिनहोंग, ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स अमीर हैं। तो क्या तुम्हें सचमुच ये लगता है कि अभी भी ये मजाक है? लगता है कि तुम्हें अच्छे से समझाना पड़ेगा। तो चलो तुम्हारे कान को काटने से शुरू करते हैं। तो ये सब कहते हुए चियोल मिनहोंग के कान को काटने ही वाला होता है, लेकिन तभी योनहा उसके साथियों को मारते हुए चियोल के ऊपर अटैक कर देती है। तो चियोल उसके अटैक को बड़ी मुश्किल से ब्लॉक कर लेता है, जहाँ वो उससे पूछता है, आखिर तुमने मैजिकल रस्सियों को कैसे काटा? तो योनहा अपने स्वॉर्ड ऑरा को दिखाते हुए उससे बोलती है, तो और मैं क्या करती? तो उसके स्वॉर्ड ऑरा को देखकर तो चियोल पूरी तरह से हैरान हो जाता है, जहाँ पर तभी योनहा उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करती है, लेकिन चियोल उसको बड़ी मुश्किल से ब्लॉक कर लेता है। जहाँ उस अटैक को ब्लॉक करने की वजह से उसके हाथ तो बुरी तरह से कांपने लग जाते हैं। और उसके बाद वो गुस्से से योनहा से बोलता है, तो तुम मार्शल आर्टिस्ट हो, तो इसी वजह से तुम्हारे ऊपर मैजिकल रस्सियां काम नहीं करी, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन सर्च स्किल तुम्हें तो प्लेयर दिखा रही है। तो योनहा उससे बोलती है, तुम भी तो डी रैंक के प्लेयर नहीं लगते, तो क्या तुम सी रैंक के प्लेयर हो? लेकिन तभी उसके पीछे वहाँ पर वंडरा आ जाता है, जहाँ वो चियोल को पीछे हटने के लिए बोलता है, जहाँ उसे बोलता है एक मार्शल आर्टिस्ट को एक मार्शल आर्टिस्ट ही संभालेगा। जहाँ वो अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए योनहा से बोलता है, तुम्हारे स्वॉर्ड ऑरा को देखकर ऐसा लगता है कि तुम मेरी तरह पिनाकल लेवल पर हो, पर क्या तुम हम सबको एक साथ अकेले ही हरा सकती हो? तो ये देखकर तो योनहा थोड़ी सी परेशान हो जाती है, जहाँ वो अपने मन में सोचती है, ये बिल्कुल सही कह रहा है, मैं इन सभी को एक साथ तो नहीं संभाल पाऊंगी। जहाँ वो ये सब सोच ही रही होती है, तभी वो वंडरा उसी के ऊपर अटैक कर देता है और वो उसे बोलता है, अगर तुम मेरे ऊपर पहले अटैक नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे ऊपर पहला अटैक करूंगा। और वहीं पर हम देखते हैं कि योनहा उस अटैक को सिर्फ ब्लॉक ही कर पा रही थी। तो वो वंडर उसे अटैक को ब्लॉक करता हुआ देखकर उसके ऊपर हंसते हुए बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम सिर्फ मेरी अटैक को डिफेंड करने की सोच रही हो? तो योनहा उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है, तुम मेरे
को हल्के में मत लो। जहाँ यूनहा उसके ऊपर लगातार अटैक करने लग जाती है, जिसकी वजह से वो वंडर पीछे की तरफ जा रहा होता है और हम देखते हैं कि वो वंडर को भी यूनहा का अटैक ब्लॉक करने में काफी ज्यादा मुश्किल आ रहा था। पर तभी यूनहा के पीछे एक प्लेयर अटैक कर देता है, तो उस अटैक को डॉज करने की वजह से यूनहा थोड़ी सी दूर चली जाती है। तो उन सभी को एक साथ आते हुए देखकर परेशान होते हुए अपने मन में सोचती है, इस वंडर को संभालना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था और ये सभी के सभी मेरे ऊपर साथी अटैक कर रहे हैं। पर तभी वहाँ पर आयरन आ जाता है, तो चियोल उसे देखकर उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम पूरे समय मॉन्स्टर की हंटिंग भी नहीं कर रहे थे, तो आखिर तुम कर क्या रहे थे? अगर तुम अपने पैसे चाहते हो तो जाओ उस लड़की को पकड़ लो। तो आयरन उसकी बात सुनकर उसे कुछ भी जवाब नहीं देता है। वो सीधे जाते हुए यूनहा के सामने खड़ा हो जाता है। तो आयरन के अपने सामने खड़ा होता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने मन में सोचने लग जाती है, कल से ही जब भी मैंने इसके आंखों में देखा है तो पता ही नहीं क्यों मुझे डर लगने लग गया है। आखिर ये बंदा है कौन? और हम आयरन को भी देखते हैं जो कि चुपचाप बस यूनहा को देख रहा होता है। तो बस यार इस एपिसोड को हम यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन नेक्स्ट सीन जो आने वाला है वो काफी ज्यादा ब्रूटल और फाइटिंग से भरा हुआ होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी एपिसोड है बस फाइट 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 ही है। कसम से देखने में जो अगर आपको मजा नहीं आया तो आप लोग बोल देना यार ये एपिसोड मजा नहीं आया। और हाँ दोस्तों, अगर जाने से पहले आप लोग एक सब्सक्राइब का बटन दबा के जाना, क्योंकि उसमें पैसे नहीं लगते हैं और फ्री का काम होता है। ना ही आपको पेड प्रमोशन करवाने की जरूरत है, ना ही आपको अपना हाथ उठाने की जरूरत है। बस हाथ में दबाओ सब्सक्राइब का बटन, क्योंकि मेरा टारगेट पूरा होना चाहिए। 10,000 का टारगेट है, नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों को वीडियो मिलती जाएगी। बाय बाय, नमस्ते, टाटा। तो इस एपिसोड की शुरुआत पर हम देखते हैं जहां पर आयरन अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा था। उस एनर्जी को सेंस करते हुए यूनहा बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी, जहां मन में सोच रही होती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और आयरन चुपचाप बस उसे घूर रहा था। जिसके बाद आयरन अपने मास्टर की बात याद करता है, जहां पर उन्होंने कहा था, जहां पर मास्टर मूवेन ने उसे कहा था, मैं डिवाइन डीमन कल्ट का मास्टर हूँ। ये सुनकर आयरन कहता है, क्या डिवाइन डीमन कल्ट? मैंने डीमन कल्ट के बारे में सुना है, पर आखिर ये डिवाइन डीमन कल्ट क्या है? मूवेन बताता है, जितने भी डीमन कल्ट के रूट हैं वो सभी डिवाइन डीमन कल्ट के नीचे से जाती है। तो यह सुनकर आयरन कहता है, पर जो डीमन कल्ट है, क्या उन लोगों को सभी फैक्शन का स्वयं एनिमी नहीं माना जाता है? और उन लोगों को तो दुनिया का उथल पुथल और तबाह करने के लिए जाना जाता है। तो यह सुनकर मूवेन उसके करीब आते हुए उससे बोलता है, क्या तुम्हें तुम्हारा मास्टर इस तरीके का लगता है? जिस पर आयरन थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो फिर मूवेन उसे बताता है, मेरे डीमन कल्ट को छोड़ जाने के बाद से ही मार्शल अलायंस ने ये सब प्रोपागेंडा चारों तरफ फैला दिया। और फिर हंसते हुए आयरन से बोलता है, तो जब तुम लौटना तो उन लोगों की अच्छी तरीके से खातिरदारी करना। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां आयरन को देखते हैं जो कि यूनहा को देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि ये दूसरों को तो बेवकूफ बना सकती है, लेकिन ये मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकती। मैं ये बिना डाउट के कह सकता हूँ, इसकी जो पावर्स है वो डिमोनिक कल्टीवेशन है। और फिर वो अपनी पुरानी यादों को सोचने लग जाता है, जहाँ पर वो स्लेव था, जहाँ उसे एक दूसरे स्लेव ने बताया था उसे डीमन कल्ट के सुराग ब्लैक मार्केट में मिल सकते हैं, क्योंकि वो लोग वहाँ पर किडनैप हुए लोगों को बचाकर अपने कल्ट में ज्वाइन करवा लेते हैं। और उसे ये सब इसलिए पता था क्योंकि एक बार ह्यूमनिंग ट्रैफिक करने के दौरान ब्लैक मार्केट में पकड़ा गया था और इसी वजह से उसे स्लेव बना दिया गया था। सब याद करते हुए आयरन अपने मन में सोचता है, मुझे ये नहीं लगा था कि ये डीमन कल्ट के लोग मुझे इतने आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन उसी वक्त वो मार्शल आर्टिस्ट आयरन से बोलता है, तुम उसकी तरफ क्या घूर रहे हो? क्या तुम उसके ऊपर अटैक नहीं करने वाले? तो ये सुनकर आयरन उसे चुप रहने के लिए बोलता है, जिस पर वो लोग तो थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या कर रहा है। तो ये सुनकर वो मार्शल आर्टिस्ट चियोल से बोलता है, आखिर इस बंदे में क्या गलत है? आखिर ये हमारे ऑर्डर को क्यों नहीं मान रहा है? तो चियोल उसका जवाब देते हुए बोलता है, वेल इसके बारे में मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, मैंने तो बस इसे ब्लैक मार्केट से हायर कर लिया था ताकि यहाँ पर कुछ चीजें खराब हो तो ये उसे संभाल ले। तो ये सुनकर मार्शल आर्टिस्ट बोलता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसे मार दूंगा तो तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? जहाँ वो कहते हैं सीधे आयरन के ऊपर डायरेक्ट एक स्लैश मार देता है, लेकिन आयरन तो उसके अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। जहाँ उस अटैक को ब्लॉक करने की वजह से उस मार्शल आर्टिस्ट की तलवार भी टूट गई थी। तो ये देखकर अपने मन में घबराते हुए सोच रहा था, मेरी ऑरा से इम्यून शॉट इसने तो बड़ी आसानी से तोड़ दिया। ये कोई ऐसा मास्टर है जो कि मेरे लेवल से बियॉन्ड है? क्या ये ट्रांसेंडेंट लेवल पर हो सकता है? नहीं, मैं ये श्योरली तो नहीं कह सकता। और वहीं पर हम आयरन को भी देखते हैं जो कि अपने हाथों पर ब्लैक स्पेयर बनाते हुए सिर्फ उसकी तरफ घूर रहा था। तो ये देखकर जो बाकी के प्लेयर्स होते हैं वो सीधे आयरन के ऊपर अटैक कर देते हैं। उन
उन लोगों को अटैक करता हुआ देखकर आयरन बोलता है गेट तो क्लोज हो चुका है, तो इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं यहाँ पर सभी को जान से मार डालूंगा तो। जहाँ वो कहते हुए डायरेक्ट उन सभी के ऊपर ब्लैक स्पेयर से अटैक कर देता है। अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड देखा होगा तो ब्लैक स्पेयर की पावर आप लोग जान ही सकते हो, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस ब्लैक स्पेयर की पावर की वजह से उन सभी का सर तो उड़ ही गया था। और उसके बाद हम चियोल को भी देखते हैं जो कि ये सीन देख कर तो बहुत ही ज्यादा घबरा गया था, जहाँ उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर यहाँ पर अभी हुआ क्या। तो आयरन उससे बोलता है क्या तुम्हारे पास सिर्फ मेरे ऊपर ही फोकस करने का समय है। लेकिन तभी हम उसके पीछे यूना को देखते हैं जो कि चियोल के पीछे आते हुए सीधे उसका गला जान से उड़ा देती है। तो आयरन उससे बोलता है क्या अब तुम मुझे मारने वाली हो। तो इस पर यूना जवाब देती है नो वे, मैं इतनी बड़ी इडियट तो नहीं हूँ कि सबको लगता है कि औरत का दिमाग सिर्फ उसके घुटने पर होता है, लेकिन इस बार मेरा दिमाग मेरे दिमाग के अंदर है कि मैं तुम्हारे ऊपर डायरेक्टली अटैक करूँ, ये भी जानते हुए कि यहाँ पर अकेली मैं होंगी जो कि यहाँ पर मारी जाऊंगी। मैं तो बस कुछ समय के लिए इन लोगों की पार्टी का बस एक मेंबर थी, जबकि तुमने खुद ही इन लोगों को मार दिया। तो ये प्रिटेंड मत करो कि हम लोग एक ही साइड पर हैं। तुम्हारे पास जरूरी कोई गोल होगा, तो वो गोल जो भी होगा मैं तुम्हारा उसमें जरूर मदद करूंगी। तो फिर क्या इसके लिए तुम मेरी जान को छोड़ सकते हो। ये सुनकर आयरन बोलता है अगर मैं ये कहूँ मैं तुम्हारी जान चाहता हूँ तो ये सुनकर यूना घबराते हुए बोलती है अगर तुम मुझे मारना ही चाहते तो तुम मुझे पहले ही मार चुके होते। तो ये सुनकर आयरन बोलता है तुम दिमाग से तो तेज हो। पर तभी वहाँ पर जमीन हिलने लगती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ का फाइनल बॉस आ चुका था। तो उस बॉस को देखते हुए आयरन बोलता है क्या यही है गेट का फाइनल बॉस। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी, तो तुम पहले इसे संभालो, उसके बाद हम बात करेंगे। तो ये सुनकर यूना सीधे उस बॉस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और कुछ ही देर में हमें उस बॉस का खून दिखाया जाता है, जहाँ इसका ये प्रतीत होता है कि बॉस मारा गया। और उसके बाद वो लोग उस गेट से बाहर निकल जाते हैं और वहीं पर हम किम होंग और उसके दोस्त को भी देखते हैं जो कि चियोल के बारे में सोचकर उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था कि किस तरीके से उन्होंने हमें गेट के अंदर धोखा दिया। लेकिन तभी उन लोगों के पास यूना आती है, तो उसे देखकर किम होंग और उसके दोनों दोस्त उसके सामने सिर झुकाकर उसका शुक्रिया करने लगते हैं उन लोगों की जान बचाने के लिए। फिर किम होंग उससे पूछता है आखिर तुमने हम लोगों से ये क्यों छुपाया कि आप मार्शल आर्टिस्ट हो। ये बात सुनकर यूना अपने बॉडीगार्ड को दिखाते हुए कहती है ये सारी बातें तुम्हें ये एक्सप्लेन कर देगा। और फिर वो बॉडीगार्ड उन तीनों को स्कॉट करते हुए कहीं और ले जाता है। और उसके बाद हम यूना को देखते हैं जो कि आयरन से पूछती है तो बताओ आखिर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। आयरन कहता है चलो इससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, हेवनली सेक्ट या ब्लड सेक्ट। ये बात सुनकर तो यूना थोड़ी घबरा जाती है, जहाँ बोलती है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो आयरन बोलता है क्या तुम डीमन कल्ट की मेंबर नहीं हो। तुम फिक्र मत करो, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है मास्टर अलायंस को तुम्हारे बारे में रिपोर्ट करने का। तो ये बात सुनकर तो यूना बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है, जहाँ वो कहती है क्या तुम कल्ट के पार्ट हो। तो उसको इतना ज्यादा सीरियस होता हुआ देखकर आयरन कहता है तुम्हारे एक्सप्रेशन अचानक से पूरी तरह से चेंज हो गए। अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक कल्ट का मेंबर हूँ तो क्या तुम फिर भी ऐसे एक्ट करोगी। तो इस पर यूना बोलती है चुपचाप बस मेरे सवाल का जवाब दो, या तुम कल्ट के मेंबर हो कि नहीं। आयरन बोलता है मुझे लगता है कि मैंने तुमसे पहले कुछ पूछा है। लेकिन तभी यूना के सारे बॉडीगार्ड्स आयरन को अपनी तलवार से चारों तरफ घेर लेते हैं। तो ये सब देखकर आयरन सीरियस होते हुए कहता है मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, हेवनली सेक्ट या फिर ब्लड सेक्ट। जो कहते हुए आयरन अपने ऑरा से उन लोगों को सप्रेस कर रहा था, तो उसके ऑरा को फील करते हुए यूना बोलती है मैं ब्लड फैक्शन से हूँ। तो ये देखकर तो उसके बॉडीगार्ड बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो यूना उन लोगों को समझाती है वो मेरा बेनिफेक्टर है, तो इसलिए उसके ऊपर से अपने स्वॉर्ड को हटाओ। तो ये सुनकर उसका एक बॉडीगार्ड बोलता है लेकिन ये हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में जानता है। तो यूना उससे बोलती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो चाहे तो हमें बिना किसी एफर्ट के मार सकता है, तो उसे धमकाने का कोई फायदा नहीं है। और फिर वो आयरन से बोलती है मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया है, तो अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम एक कल्ट के मेंबर हो। तो आयरन बोलता है चलो अभी के लिए तो मैं हाँ कहता हूँ। तो इन्हा बोलती है मुझे अभी तक ये नहीं पता चला है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारी किसी भी चीज में हेल्प करूंगी, तो क्या तुम मुझे अभी बताओगे या फिर हम साथ में चले। तो इस पर आयरन बोलता है चलो साथ में चले। और उसके बाद वो दोनों कार में बैठकर कहीं जाने लगते हैं। और तभी आयरन देखता है कि यूना अपने चेहरे पर से अपने मास्क को उतार रही है। तो उसके चेहरे को देखकर आयरन थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है तुम सुंदर हो। तो यूना उसको थैंक्स बोलती है और फिर वो आयरन से पूछती है क्या ये तुम्हारा असली चेहरा है। आयरन बोलता है हाँ ये मेरा असली चेहरा है, लेकिन इस वक्त थोड़ा चेंज हो चुका है। तो यूना पूछती है देन क्या तुम ली आयरन हो, क्या यही तुम्हारा असली नाम है। तो आयरन ये बात सुनकर हवा में जवाब देता है। तो ये सुनकर यूना बोलती है अगर ऐसा है तो, लेकिन आयरन उसके बीच में बात काटते हुए बोलता है अभी मेरी बारी है तुमसे सवाल पूछने की। तो मिनहोंग की पार्टी को देख
देखकर ऐसा लगता है कि वह लोग तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानते थे। तो इसका मतलब ये झूठ था कि तुम लोग उन लोगों को घर पर छोड़ने के लिए ले जा रही हो और तुमने एक मास्क पहना है जो कि कई सारे मिलियंस का होगा। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तो फिर इन सभी चीजों का कंक्लूजन यही है कि तुम उन लोगों को अपने कल्ट में ज्वाइन करवाने के लिए आई थी। तो क्या फिर मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है? तो इसका जवाब यूना हाँ में देती है और आगे बोलती है, ओरिजिनली मेरा प्लान यही था कि मैं उन लोगों के बारे में जानूं और उन सबको रिक्रूट कर लूं, लेकिन उस किम चियोल की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। अगर वो लोग अमीर फैमिली के बच्चे थे तो उन लोगों के पेरेंट्स से बहुत सारे पैसे मिलते हैं, तो फिर क्या तुम्हारा कल्ट अभी तक इसी तरीके से पैसे बना रहा था? तो यूना इसका जवाब देते हुए बोलती है, हमें उन लोगों से पैसे तो मिलते हैं लेकिन हम लोग एसोसिएशन की तरह उन लोगों से बहुत ज्यादा अमाउंट की डिमांड नहीं करते, और वैसे भी उन सभी लोग एक गिल्ड बनाना चाहते हैं तो हम लोग उन सभी लोगों का गिल्ड बनाने में मदद करते हैं इस कंडीशन पे कि वो लोग हमारे कल्ट में ज्वाइन करेंगे, और ये उन लोगों के लिए भी बुरी डील नहीं है। तो फिर अब मेरी बारी है तुमसे सवाल पूछने की। तो क्या फिर मैं जान सकती हूँ तुमने गेट के अंदर कौन सी मार्शल आर्ट को यूज किया था? तो आयरन बोलता है, तुम तो सीधे मेरे मार्शल आर्ट्स के बारे में पूछ रही हो, क्या ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? तो यूना बोलती है, मैंने तुम्हें कल्ट के सीक्रेट के बारे में बताया तो मैं इतना जानना तो डिजर्व करती हूँ। तो आयरन बोलता है, मैं अपनी मार्शल आर्ट्स को अभी यूज नहीं कर सकता। तो ये सुनकर यूना हैरान होते हुए बोलती है, क्या तुमने तो गेट के अंदर एक पीक मार्शल आर्ट की खोपड़ी उड़ा दी और अब तुम बोल रहे हो कि मार्शल आर्ट को यूज ही नहीं कर सकते? जिस पर आयरन उसका जवाब देते हुए बोलता है, ये उसी तरह है जैसे कि तुम्हारे पास बुलेट शूटिंग स्किल हो, तो क्या तुम फिर बुलेट शूटिंग स्किल को मार्शल आर्ट्स में गिनती हो? तो अब मेरी बारी है तुमसे सवाल पूछने की। तो फिर तुम लोग ब्लैक मार्केट में क्या कर रहे थे? यूना बोलती है, हम लोगों ने मिशन को एक्सेप्ट किया था अपने फॉलोअर्स के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए। तो बीच में आयरन बोलता है, जैसे कि मर्डर्स और किडनैपिंग। तो ये सुनकर यूना जोर से चिल्लाते हुए उससे बोलती है, हमारे कल्ट को उन कचड़ों से कंपेयर मत करो, हम लोग तो सिर्फ रेड प्लेयर्स या न्यूट्रियंस वंडर्स को हंट करते हैं। लेकिन तभी आयरन उसकी बात को पूरा करते हुए बोलता है, और तुम लोग तो अपने कल्ट के लिए फॉलोअर्स को भी तो रिक्रूट करते हो? तो यूना इसका जवाब हाँ में देती है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद आयरन अपने मन में सोच रहा था, मैं ये देख सकता हूँ कि जैसा कि मास्टर ने कहा था, ये लोग कोई बुरे पर्सन नहीं है, इन लोगों से ज्यादा तो बुरी ग्रुप वेलकोनो गिल्ड लगती है। लेकिन तभी यूना उससे बोलती है, मेरा एक आखिरी सवाल है, क्या तुम वही ली आयरन हो जिसने कि अपने साथियों को मार दिया था? तो ये सुनकर तो आयरन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से यूना की तरफ बहुत ही पैनिक नजरों से घूरने लगता है। जहाँ सिर्फ उसके घूरने की वजह से यूना तो अपनी बॉडी को भी नहीं हिला पा रही थी, जहाँ अपने मन में सोच रही थी, इसने बिना किसी अपने फिंगर को भी हिलाए मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये सचमुच एक पीक मार्शल आर्टिस्ट है, ये तो बिल्कुल उसी की तरह है। लेकिन तभी आयरन उसके ऊपर से अपना प्रेशर हटा देता है, जिसकी वजह से यूना हाफते हुए अपने मन में सोच रही थी, क्या ये एक वार्निंग थी? और फिर वो लोग जहाँ पर जा रहे थे सीधे वहीं पर पहुंच जाते हैं, और हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ एक बड़ी सी बिल्डिंग, जहाँ हमें इसके बारे में बताया जाता है ये कांगा ग्रुप है, और इस जायंट कॉर्पोरेशन का चेयरमैन एक एस रैंक का प्लेयर है जिसका नाम हान चियोल है, और इस कॉर्पोरेशन का इन्फ्लुएंस कोरिया और पूरे एरिया पर है। और वहीं पर हम आयरन को भी देखते हैं जो कि कार में से निकलकर उस बिल्डिंग को देखते हुए मन में सोच रहा था, किसने सोचा होगा कि कांगा ग्रुप कल्ट का हेडक्वार्टर हो सकता है। पर तभी यूना उसके पीछे से आते हुए बोलती है, क्या तुम हमारे साथ अंदर चल रहे हो? आयरन बोलता है, अगर तुम लोग मुझे जाने दोगे तो मैं जरूर चलूंगा। यूना बोलती है, अगर तुम चलना चाहो तो चल सकते हो। आयरन बोलता है, लेकिन तुम लोग तो मेरा अब अंत तक पीछा करोगे, तो इसकी वजह से तुम्हें वेलकोनो गिल्ड और कल्ट से भी भागना पड़ेगा। लेकिन आयरन की बातें सुनकर तो यूना हैरान हो जाती है, जहाँ अपने मन में सोच रही थी, क्या इसका मतलब ये है कि सचमुच वही ली आयरन है? पर तभी आयरन यूना से बोलता है, अगर मैं तुम्हें किडनैप कर लूँ तो क्या वे लोग मेरा पीछा करेंगे? यूना बोलती है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर कोई मजाक मत करो, तुम्हें यहाँ पर लाना ही मेरे लिए एक गैम्बल की तरह है। पर तभी कांगा ग्रुप का चेयरमैन आ जाता है, जो कि गुस्से से चिल्लाते हुए बोल रहा था, तो वो तुम ही हो जिसने मिस को धमकाने की कोशिश किया है, तो अब तैयार हो जाओ तुम मरने के लिए। ये कहते हुए वो सीधे आयरन के ऊपर तेजी से अटैक कर देता है। तो यूना उसको आयरन के ऊपर अटैक करता हुआ देखकर घबराते हुए चेयरमैन को रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तब तक तो बहुत देरी हो चुकी थी, जहाँ चेयरमैन ने आयरन के ऊपर अपने फिस्ट से अटैक कर दिया था। लेकिन तभी वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि आयरन ने उसके अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लिया था। जहाँ वो बोलता है, ये क्या बकवास है, क्या डीमन कल्ट अपने बेनिफैक्टर को ऐसे ट्रीट करता है? और फिर तभी हमारा सीन कुछ समय बाद खाने की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसे देखकर सबको तो भूख लगी नहीं होगी, तो मुझे लग गई मैं खाना खा के आता हूँ। और खाना खाने के बीच में
जो भी इन सब के अंदर गलतफहमी होती है वो सब क्लियर हो जाता है। और हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि हंसते हुए बोल रहा था, मुझसे उस समय गलती हो गई थी, तो तुम अब पेट भर के खाओ। और आयरन को भी देखते हैं जो कि उस खाने को सिर्फ घूर रहा होता है। तो उसको ना खाता हुआ देखकर चेयरमैन हंसते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, इसके अंदर कोई भी पॉइजन नहीं है। जो कहते हुए अपना खाना खाने लगता है। तो आयरन उस खाने को खाते हुए बोलता है, वेल वैसे भी मेरे ऊपर पॉइजन का कोई भी असर नहीं होगा, मैं तो बस इस खाने को इसलिए देख रहा था क्योंकि मैंने बहुत समय से प्रॉपरली खाना नहीं खाया। तो चेयरमैन बोलता है, अगर ऐसा है तो तुम यहाँ पर पेट भर के खा सकते हो। और वो आयरन को देखते हुए अपने मन में सोच रहा था, मैंने इतने समय में इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया है वो ये है कि ये वही कंपेनियन किलर ली आयरन है जिसको कि वेलकोनो गिल्ड द्वारा स्लेव बना दिया गया था। और इसके बारे में रिसेंटली ये रिपोर्ट आई थी, ये मारा गया है, लेकिन अभी मैं इसको देख रहा हूँ तो इसकी अपीयरेंस पूरी तरह से चेंज हो चुकी है और इसने मेरे अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लिया। और उस वक्त जो मैंने इसके अंदर से एनर्जी फील की थी वो क्लियरली इंटरनल पावर थी, ना कि किसी प्लेयर की स्ट्रेंथ। आखिर इसकी असली पहचान क्या है? इसकी इंटरनल एनर्जी मुझसे ज्यादा नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये मेरे सामने बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठा है। जहाँ वो ये सब सोचते हुए वो आयरन से बोलता है, मैंने सुना है कि तुमने हमारी यंग मिस की मदद की है और इसके बदले उन्होंने तुमसे वादा किया है कि वो तुम्हारे किसी भी विश को पूरा करने में मदद करेंगे। तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे किसी भी विश को पूरा करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमसे एक वादा करना होगा। आयरन बोलता है, तुम यही चाहते हो ना कि मैं ब्लड सेट को ज्वाइन कर लूं? तो ये बात सुनकर चेयरमैन मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल सही, मैं यही चाहता हूँ। और तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि तुम हमारे सेट के बारे में बहुत कुछ जानते हो, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम्हें सब कुछ कैसे पता चला? लेकिन मैंने इसके बारे में तो कभी नहीं सुना। अपने सारे साथियों को मारने वाला ली आयरन हमारे सेट का कभी मेंबर हो? लेकिन ये सुनकर तो आयरन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि तुमने मेरे बारे में कुछ रिसर्च किया है। चेयरमैन बोलता है, मैं किसी ऐसे बंदे को सेक्ट में नहीं आने दे सकता जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तो क्या तुमने हमारे सेक्ट के बारे में मॉन्स्टर डिस्पोजल एरिया में सुना था? तो आयरन कहता है, इसके बारे में मैंने सचमुच वहीं पर सुना था। तो चेयरमैन आयरन से फिर से पूछता है, तुमने डिवाइन फैक्शन और ब्लड फैक्शन के बारे में पूछा था, तो फिर क्या तुम बता सकते हो कि तुम कौन से साइड पर हो? आयरन जवाब देते हुए बोलता है, अभी के लिए तुम कह सकते हो कि मैं ब्लड फैक्शन के साइड पर हूँ। तो ये सुनकर चेयरमैन बोलता है, क्या अभी के लिए? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? आयरन बोलता है, मैं इसके बारे में तुम्हें डिटेल में बाद में बताऊंगा। तो ये सुनकर चेयरमैन मुस्कुराते हुए बोलता है, चलो ठीक है, तो अब मैं तुम्हें ऑफिशियली सेक्ट का मेंबर बनाता हूँ। तो ये सुनकर आयरन बोलता है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे अंडर काम करूंगा। तो ये सुनकर चेयरमैन बहुत ही गुस्से से उसे घूरते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आयरन बोलता है, एक भेड़िया कभी कुत्ते के तो अंडर नहीं सर्व कर सकता, इसके बजाय तुम मेरे अंडर मुझे सर्व करोगे। तो ये सुनकर चेयरमैन अपने ऑरा को रिलीज करते हुए उससे बोलता है, तुम्हारे अंदर एरोगेंस कूट कूट के भरा हुआ है, क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? तो आयरन बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है। लेकिन ये सुनकर आयरन को चुप करवाने के लिए उड़ जाती है, लेकिन आयरन उसे इग्नोर करते हुए बोलता है, तुम ब्लड डीमन की पोजीशन मुझे हैंडल कर दो। लेकिन इतना सा सुनने के बाद तो चेयरमैन अपने आप को तो होल्ड बैक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से गुस्से से अपने टेबल को तोड़ देता है और फिर आयरन से बोलता है, तुमने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है। ये देख कयूना उन सभी को रोकने की कोशिश करने लगती है, तो चेयरमैन उनको इन सब चीजों में न पड़ने के लिए मना कर देता है और आयरन की तरफ घूरते हुए गुस्से से बोलता है, मिस आपको तो पता ही होगा कि ब्लड डीमन को नाम से बुलाने की क्या पनिशमेंट होती है, तो अब आप इसे चाहकर भी नहीं बचा सकते। हम आयरन को भी देखते हैं जो कि अभी बहुत ही ज्यादा शांत था, जहाँ पर वो अपने पावर के बारे में सोच रहा था, असलियत में मैं तो इससे एक लेवल नीचे हूँ और अगर मैं तुरंत ही प्रोग्रेस करना चाहूँ तो मेरे पास तो उतना भी समय नहीं है और मेरी ये बॉडी मार्शल आर्ट्स को यूज ही नहीं कर सकती है। पर तभी चेयरमैन आयरन से बोलता है, क्या तुम कोई वेपन यूज करते हो? अगर तुम्हें वो चाहिए तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। तो आयरन बोलता है, मैं कोई वेपन यूज नहीं कर सकता। तो ये सुनकर तो हान को ऐसा लगने लग जाता है कि वो काफी ज्यादा अपने ऊपर घमंड कर रहा है, जिसकी वजह से उसे एरोगेंट बोलता है और उसे बोलता है, क्या तुम मेरे खिलाफ कोई भी फाइटिंग स्टैंस नहीं लेने वाले? तो ये सुनकर आयरन बड़े काम से कहता है, मैं कोई भी मार्शल आर्ट्स यूज नहीं कर सकता। तो ये सुनकर चेयरमैन बोलता है, वेल अगर तुम्हारे पास कुछ अटैक प्रिपेयर करने के लिए नहीं है तो तुम मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ सकते हो और तुम्हारा हमारी यंग मिस के ऊपर एक फेवर है, तो इस चीज को कंसिडर करते हुए मैं तुम्हें 3 सेकंड का समय देता हूँ। तो ये सुनकर आयरन हंसते हुए बोलता है,
क्या हमेशा से ब्लड सेक्ट इतना ही हॉनरेबल था? पर तभी यूना बीच में रोकते हुए बोलती है, ग्रैंडफादर प्लीज रुक जाइए, हम इसके बारे में बात करके इस मामले को आराम से सुलझा लेते हैं। तो ये सुनकर चेयरमैन बोलता है, यंग लेडी आप इसमें बीच में मत पड़िए। तो इधर से मामला ना शांत होता हुआ देखकर यूना आयरन को भी रोकने की कोशिश करने लगती है, जहाँ उसे कहने को ये बोलती है कि ये सब उसने गलती से बोल दिया था। तो उसके लिए इतना सब करता हुआ देखकर तो चेयरमैन को काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। आखिर वो बंदा है कौन जिसके लिए आप इस हद तक जा रही हो? और ये देखकर आयरन अपने मन में सोच रहा था, ये कोई सेंस नहीं बनाता है। इस वक्त यूना को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही है। अगर मैंने उसकी जान बचाई है पर फिर भी उसको मेरे लिए इस हद तक नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसके अंदर के इंस्टिंक्ट बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि वो मैं ही हूँ जो कि ब्लड सेक्ट को इस क्राइसिस से बचा सकता है, और वो इसलिए है क्योंकि यूना की ट्रू आइडेंटिटी सेंट की है, जो कि ब्लड सेक्ट के मास्टर ब्लड डीमन को सर्व करती है। और चेयरमैन आयरन के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देता है, जहाँ वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से वो धमाका में बाहर तक भी दिखाया जाता है। और वहीं पर हम यूना को भी देखते हैं जो कि उस अटैक की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन तभी वो कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, जहाँ वो देखती है कि चेयरमैन का अटैक में जो फ्लेम की पावर थी वो आयरन के पास गायब होने लगती है। तो ये सब देखते हुए अपने मन में सोचती है, क्या ग्रैंडफादर का फ्लेम उनके पास से गायब हो रहा है? नहीं, वो गायब नहीं हो रहे हैं बल्कि उन्हें चुराया जा रहा है। हम आयरन को भी देखते हैं जो कि चेयरमैन के सारे फ्लेम्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो इस मार्शल आर्ट को देखकर वो दोनों समझ जाते हैं ये ब्लड डीमन आर्ट है। और आयरन उन दोनों से बोलता है, क्या तुम लोगों को अब समझ में आया? तो अब मेरे सामने नील डाउन करो। तो ये सुनते ही आयरन के सामने वो दोनों अपना सर झुका देते हैं, जहाँ पर ब्लड डीमन कहते हुए उसे ग्रीट करते हैं, ब्लड डीमन लॉर्ड हमारी ग्रीटिंग एक्सेप्ट कीजिए। तो इस पर आयरन बोलता है, तुम लोग बिल्कुल सही समझे, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, द ब्लड डीमन। और सचमुच ये लुक तो काफी ज्यादा आइकॉनिक लग रहा था दोस्तों। वहीं पर हम चेयरमैन को भी देखते हैं जिसके तो पसीने छूट रहे थे, जहाँ पर अपने मन में सोच रहा था, आखिर एक प्लेयर को ये ब्लड डीमन आर्ट कैसे पता हो सकता है। आयरन बोलता है, तो क्या अब तुम मुझे ब्लड डीमन के पोजीशन को हैंडओवर करोगे? जिस पर तो चेयरमैन उसका कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है। तो आयरन फिर से बोलता है, तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तो चेयरमैन हिचकिचाते हुए उसका जवाब देते हुए बोलता है, ये इसलिए क्योंकि अभी के ब्लड डीमन ऑलरेडी सेक्ट पर रूल कर रहे हैं। तो ये सुनकर आयरन बोलता है, क्या यहाँ पर पहले से ही एक ब्लड डीमन मौजूद है? तो ये बात सुनकर चेयरमैन हाँ में जवाब देता है। तो आयरन फिर से बोलता है, तो तुम लोग मेरे सामने घुटने पर क्यों आए? तो इसके बाद सुनकर जवाब देते हुए चेयरमैन बोलता है, क्योंकि अभी के जो ब्लड डीमन हैं उनकी ब्लड डीमन आर्ट आपकी ब्लड डीमन आर्ट से कम कंप्लीट है, और मुझे ये नहीं पता कि आपने ये ब्लड डीमन आर्ट कैसे मास्टर की है, लेकिन ब्लड डीमन आर्ट इस बात का प्रूफ है कि आप ट्रूली ब्लड डीमन हो, और ये आर्ट ब्लड डीमन का सिंबल भी है। तो ये सुनकर आयरन हंसने लग जाता है, जहाँ वो कहता है, क्या तुम लोग ब्लड डीमन आर्ट को ब्लड डीमन की आइडेंटिटी मानते हो? आखिर ये क्या मजाक है? तो अब मुझे समझ में आया आखिर ब्लड सेक्ट इस हालत पर क्यों है। लेकिन चेयरमैन को इसकी सारी बातें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर तभी आयरन अपने नीचे से ब्लैक कलर की न्यूक्लियर चीजें बनाते हुए हार्न के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ वो सीधे उसकी आंखों के पास रोक देता है और उससे पूछता है, बताओ आखिर तुम्हारी ब्लड डीमन सेक्ट में पोजीशन क्या है? तो हार्न घबराते हुए बोलता है, मैं ब्लड सेक्ट में लेफ्ट प्रोटेक्टर की पोजीशन पर हूँ। तो आयरन उससे बोलता है, अगर तुम प्रोटेक्टर हो तो तुम्हें ये बात पता होना चाहिए। तो अब ध्यान से सुनो, ब्लड डीमन का सिंबल ब्लड डीमन आर्ट नहीं है, बल्कि वो ब्लड डीमन डिवाइन आर्ट होती है। और ये कहते हुए उन लोगों को ब्लड डीमन डिवाइन आर्ट को शो करता है। तो ये देखकर तो चेयरमैन पूरी तरह से हैरान हो जाता है, और इस वक्त तो उसकी बहुत ही बुरी तरीके से फट गई थी, जहाँ वो आयरन को देखते हुए अपने मन में सोच रहा था, ये बंदा तो सचमुच एक ट्रू ब्लड डीमन लॉर्ड है। और अब ये मैटर नहीं करता कि आखिर ये कैसे हुआ, डिवाइन आर्ट की एनर्जी से ज्यादा ये कुछ भी मैटर नहीं करता है कि ये ब्लड डीमन नहीं है। और यही सोचते हुए वो दोनों आयरन के सामने अपनी ग्रीटिंग को पेश करते हैं, ब्लड डीमन की जय हो, डार्कनेस की ब्लेसिंग हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। तो ये देखकर आयरन बोलता है, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? तो इस पर चेयरमैन बोलता है, ये हमारी ब्लड डीमन को कई सालों से ग्रेड करने का तरीका है। आयरन बोलता है, ये बहुत ही बेकार है, तो अब से इसे करना बंद करो। और फिर वो वहाँ पे एक चेयर पे बैठते हुए कहता है, तो अब तुम मुझे ब्लड सेक्ट की करंट सिचुएशन के बारे में बताओगे, और मैं उस आधे अधूरे ब्लड डीमन से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। तो चेयरमैन उसे बताता है, करंटली ब्लड सेक्ट में 6 एल्डर हैं, एक राइट प्रोटेक्टर और एक मैं, यानी कि लेफ्ट
प्रोटेक्टर मौजूद हैं। और जबकि अभी जो नया ब्लड डीमन आ चुका है तो उसकी एग्जिस्टेंस को तो सभी लोग बहुत ही आसानी से तो हजम नहीं करेंगे, और जो पुराना ब्लड डीमन है उसको बने हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं। तो इस पर आयरन बोलता है अगर मैं उन लोगों को मार दूं जो लोग मेरे सपोर्ट में न रहेंगे तो चेयरमैन बोलता है अभी ब्लड सेक्ट में हर एक एल्डर के पास अपना रोल है, तो अगर आप उन लोगों को जिंदा रखेंगे तो उनमें से कुछ लोग आपके यूजफुल काम आ सकते हैं। अगर आप मुझे कमांड दे तो मैं पर्सनली जाकर उन सभी एल्डर के इंटेंशन के बारे में जांच करूं। तो इस पर आयरन उसे ऑर्डर दे देता है जाओ जाकर चेक कर लो। तो ये सुनकर चेयरमैन उसे ग्रीट करते हुए वहां से चला जाता है। और वहीं पर हम यूना को भी देखते हैं जिसको तो देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वो फिर से आयरन के सामने झुकते हुए बोलती है ब्लड डीमन की जय हो, अंधेरे की ब्लेसिंग हमेशा आपके ऊपर बनाई रहे। तो उसे देखकर आयरन बोलता है मैंने तुमसे ये मना किया है ना ये सब करने को। और उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में चेयरमैन का विला दिखाया जाता है जहाँ पर आयरन अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। और वहीं पर हम यूना को देखते हैं जो कि सुबह सुबह बढ़िया से कपड़ा पहनकर आयरन को ग्रीट करती है। तो आयरन उसे देखते हुए बोलता है आखिर ये सब क्या है। तो यूना बोलती है ये मेरी ब्लड डीमन को सुबह की ग्रीटिंग है। तो ये सुनकर तो आयरन थोड़ा सा इरिटेटेड हो जाता है। जहाँ वो बोलता है तुमने सुबह सुबह के लिए सिर्फ ये करने के लिए ड्रेस अप किया है। तो ये सुनकर यूना हम जवाब देती है। तो आयरन उसे वहाँ से भेजते हुए कहता है तुम्हें कल से ये सब करने की जरूरत नहीं है और कल से तुम्हें ये सब मेरे लिए परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर तो यूना परेशान हो जाती है जहाँ वो जोर से बोलती है लेकिन एज अ प्रीस्टेड ब्लड डीमन को सर्व करना मेरा तो काम ही है, तो मैं ये तो करना कैसे बंद कर सकती हूँ। आयरन बोलता है अगर मैंने तुमको कुछ ना करने के लिए मना किया है तो तुम्हें वो नहीं करना है और कल से तुम और भी ज्यादा नींद लेना। तो ये सुनकर यूना फिर से बोलती है एक प्रीस्टेस का कर्तव्य है कि वो ब्लड डीमन से सुबह पहले उठे। आयरन बोलता है मैं सो नहीं सकता, यानी कि मुझे नींद ही नहीं आती है और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो कल से तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है और तुम ये मेक श्योर करना कि तुम अच्छे से नींद लो। तो यूना फिर से बोलती है तो मैं आपके साथ हमेशा आपको फॉलो करूंगी। तो आयरन उसकी इन सब बातों से पक जाता है जिसकी वजह से उससे गुस्से से बोलता है क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। अब ये ब्लड डीमन का ऑर्डर है, कल सुबह से तुम्हें ये सब चीजें और ये अजीब सी ग्रीटिंग करना बंद करना होगा, उसी तरह एक्ट करो जैसे कि हम लोग पहले गेट में मिले थे। तो ये सुनकर तो यूना हैरान हो जाती है और हड़बड़ाते हुए बोलती है ये दे। तो आयरन उसे इस तरीके से हड़बड़ाता हुआ देखकर उससे बोलता है आखिर अब तुम्हें क्या हो गया। वह लगता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हो गया। आयरन जो कि कुछ समय पहले एक प्लेयर हुआ करता था अब वो तुम्हारा ब्लड डीमन है। तो ये सुनकर यूना घबराते हुए बोलती है नहीं ऐसा नहीं है। तो आयरन फिर से उससे बोलता है अब से तुम्हें वो स्टोरी करने वाला ड्रामा भी स्पीच भी बंद करना होगा। तो इस पर यूना बोलती है समझ गई डीमन लॉर्ड। तो आयरन से बोलता है तुम्हें इस बात पर बस अंडरस्टैंड ओके बोलना चाहिए। तो ये सुनकर यूना ऐसे झुकाते हुए ओके बोलती है और फिर आयरन उससे चेयरमैन के बारे में पूछता है कि उससे कुछ मैसेज आया कि नहीं। तो इस पर यूना बोलती है अभी तक तो उनका मैसेज नहीं आया है। तो आयरन वहाँ से उठते हुए बोलता है वेल लगता है कि यहाँ पर कुछ भी हो जाए मेरा रोल तो डिसाइड हो गया है, तो मैं जा रहा हूँ उस आधे अधूरे डीमन को टेक डाउन करने। और तुम्हें दुनिया के बारे में तो पता ही है जहाँ पर एक कमजोर आदमी एक ताकतवर आदमी के सामने अपना सिर को झुकाता है। तो अगर मैं सभी लोगों को ये शो कर दूं मैं उस आधे अधूरे ब्लड डीमन से ज्यादा ताकतवर हूँ तो ये सब कुछ बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इससे पहले मुझे ट्रेनिंग करना होगा। तो इस विला में ट्रेनिंग तो जरूर होगा, तो तुम मुझे वहाँ पर ले चलो। और फिर वहीं से हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ आयरन को देखते हैं जो कि मास्टर मूवमेंट से पूछता है आप मुझे मार्शल आर्ट टेक्निक कब सिखाएंगे। तो ये सुनकर मूवमेंट हंसते हुए बोलता है ये बहुत ही अच्छा सवाल है, तो तुमने अभी तक जो कुछ भी सीखा है वो ली एडजस्ट हो सका है जो कि तुम्हें अलाउ करे कि तुम हमारी पावर का पूरी तरह से यूज कर सको। और यहाँ पर कई सारे मूवमेंट बहुत अच्छे से ज्ञान देता है जो कि हमारे काम का नहीं है, तो इसलिए तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ। उसके कहने का ये मतलब था कि आयरन अभी तक भी जो कुछ भी सीखा है वो उसकी मदद करेंगे तीनों की पावर एक साथ यूज करने में, यानी कि इन लोगों की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है कि मार्शल आर्ट की जरूरत ही नहीं है। और आयरन जब तक ब्लड डीमन डिवाइन आर्ट को कंप्लीट कर नहीं लेता है तब तक वो किसी मार्शल आर्ट या वेपन को यूज नहीं कर सकता। पर तभी उसके पीछे से शॉर्ट किंग आते हुए उसे एक शॉट देते हुए कहते हैं अगर तुम खुद इसे एक्सपीरियंस करोगे तो तुम इसे अच्छे से समझ पाओगे, तुम इसे स्विंग करने का ट्राई करो। तो इस पर आयरन वो शॉट लेकर उसे स्विंग करने की कोशिश करने लगता है लेकिन तभी उसे खून की उल्टी होने लगती है। और फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ ड्रैगन के पावर को पूरी तरह से ऑब्जॉर्व कर रहा होता है जो कि उसके
अटलांटियन के अंदर था और इसी के साथ वो ब्लैक ब्लड के फाइनल स्टेज में पहुंच जाता है। और वहीं पर हम बाहर यूना को भी देखते हैं जो कि लगभग एक हफ्ते से वहीं दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी, जहां वो यही सोच रही होती है आयरन आखिर इतने दिनों से अंदर कर क्या रहा है। पर तभी वो देखती है कि आयरन का दरवाजा खुल गया है जहां से आयरन बाहर आ रहा है, जहां वो अपनी बॉडी को देखते हुए बोलता है फाइनली मैं ब्लड डीमन डिवाइन आर्ट के फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका हूं। और उसके बाद हमारा सीन डाइनिंग टेबल पर शिफ्ट होता है जहां पर आयरन एक राइस खा रहा था और पीछे से तो यूना उसे देखकर तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी, जहां वो यही सोच रही होती है अभी तो एक हफ्ता भी नहीं बीता लेकिन ये इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। ब्लड डीमन आर्ट तो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें तुम्हें अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने के लिए प्योर ब्लड और स्पेशल सेक्रीफाइस की रिचुअल करनी पड़ती है, लेकिन ये अकेले उस खाली बंद कमरे में ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन तभी आयरन उसे बोलता है क्या तुम खाना नहीं खाने वाली, लेकिन यूना आयरन की बातों को अच्छे से समझ नहीं पाती, जहाँ उसे ये लगता है कि आयरन उसे ऐसा बोल रहा है कि खाना अच्छा नहीं बना है, तो इसलिए वो आयरन के सामने सिर झुकाते हुए उसे माफी मांगते हुए बोलती है मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं अगली बार से अच्छे से खाना बनाऊंगी। लेकिन आयरन बोलता है लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या तुम खाना नहीं खाने वाली। पर तभी आयरन बाहर किसी को सेंस कर लेता है, जहाँ बोलता है लगता है कि हमारे पास कोई मेहमान आया है। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी अपने स्वॉर्ड के साथ आया हुआ है और वहाँ के सारी बॉडीगार्ड से रोकते हुए बोलते हैं आप अंदर नहीं जा सकते। तो इस पर वो बूढ़ा आदमी बोलता है मैं अंदर एंटर नहीं कर सकता, क्या तुम लोगों को पता है कि मैं कौन हूँ। और हमें उसके बारे में पता चलता है वो थर्ड एल्डर होता है डीमन ब्लड सेक का और उसका नाम हान दुबैग होता है। और हम बॉडीगार्ड को भी देखते हैं जो कि उससे बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम थर्ड एल्डर को न जानते हैं। ये सुनकर थर्ड एल्डर बोलता है तो तुम लोगों को मेरे बारे में पता होते हुए भी फिर भी तुम लोग साइड नहीं हट रहे हो। जो कहते हुए वो अपने बॉडी के अंदर से अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है, जिसकी वजह से उन सभी बॉडीगार्ड के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रेशर पड़ रहा होता है। तो ये देखकर वो बॉडीगार्ड घबराते हुए बोलता है ये हमारे लेफ्ट प्रोटेक्टर का ऑर्डर है कि हम लोग किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को अंदर नहीं जाने दें। पर तभी वो थर्ड एल्डर उन लोगों के सामने एक स्लैश मारते हुए उनसे कहता है क्या तुम लोगों को पता भी है कि तुम लोग अपनी कब्र खुद खोद रहे हो, तो ये तुम लोगों को मेरी आखिरी चेतावनी है, अगर तुम लोग अभी साइड नहीं हटे तो मैं तुम लोगों के ऊपर कोई भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। तो बताओ तुम लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हो। और ये कहते हुए थर्ड एल्डर अपने ऑरा को रिलीज कर रहा था, जिसकी वजह से उनके पीछे एक टाइगर की इमेज बन गई थी। पर उसके बाद भी वो बॉडीगार्ड वहां से नहीं हटते हैं, तो ये देखकर थर्ड एल्डर सीधे उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी कोई चिल्लाता है जहाँ उसके बीच में आकर यूना उसे रोक देती है। तो उसे देखकर थर्ड एल्डर बोलता है मिस आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, आप अपने आप को खतरे में क्यों डाल रही हो। यूना जोर से चिल्लाते हुए बोलती है थर्ड एल्डर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेफ्ट प्रोटेक्टर ने आपको यहाँ पर श्योरली अलाइव नहीं किया है। तो थर्ड एल्डर बोलता है मिस क्या आपको पता है कि लेफ्ट प्रोटेक्टर एल्डर क्या कर रहे हैं, वो ब्लड कल्ट को दो भागों में भागने की कोशिश कर रहा है। तो इसे देखकर मैं चुप कैसे बैठ सकता हूँ। यूना बोलती है मैं एक क्रिस्टेस हूँ और मैंने ही इस ब्लड डीमन को चूज किया है, क्या तुम्हें मुझ पर भी यकीन नहीं है। तो थर्ड एल्डर बोलता है देन क्या मुझे आप ये एक्सप्लेन कर सकती हैं उस प्लेजर ने ये ब्लड डीमन टेक्निक कैसे सीखी और पास्ट में हमेशा एक ब्लड कल्ट का इम्पोस्टर रहा है जो कि ये क्लेम करता है कि वो ब्लड डीमन है और वो बंदा डिवाइन फैक्शन का स्पाई भी हो सकता है। अगर वो ट्रूली एक ब्लड डीमन भी है तो फिर भी एक आसमान के नीचे दो सूरज नहीं रह सकते, और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो लेफ्ट प्रोटेक्टर और आपको बंदी बना लिया जाएगा। तो इससे पहले ये सब आगे बढ़े मैं इस सब चीज को सॉल्व कर देता हूँ, तो प्लीज आप यहाँ से हट जाइए, मैं आपको और लेफ्ट प्रोटेक्टर को खोना नहीं चाहता। तो ये सब सुनकर यूना बोलती है इन सब चीजों के लिए मेरे ग्रैंडफादर आपको कभी माफ नहीं करेंगे। तो इस पर थर्ड एल्डर बोलता है मैं सबके लिए तैयार हूँ, चाहे इसके लिए मुझे लेफ्ट प्रोटेक्टर का एनिमी क्यों ना बनना पड़े, लेकिन ये मैं जरूर करूंगा क्योंकि एज अ फ्रेंड ये मेरी ड्यूटी है। जहाँ ये कहते वो यूना के ऊपर अपने शॉट से अटैक करने जा रहा था, पर तभी वहाँ पर लेफ्ट प्रोटेक्टर चेयरमैन आ जाता है, जहाँ वो सीधे थर्ड एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। और हम थर्ड एल्डर को देखते हैं जो कि उसके अटैक को अपने शॉट से ब्लॉक कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके शॉट में भी ब्लैक कलर का निशान आ जाता है। और चेयरमैन उसे गुस्से से देखते हुए बोलता है थर्ड एल्डर
आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? और ये कहते वो अपने मन में सोच रहा था, मैंने ये उम्मीद किया था कि ऐसा होने वाला है, पर मुझे ये नहीं लगा था कि ये सब इतना जल्दी हो जाएगा। और तभी थर्ड एल्डर बोलता है, वेल्केनो गिल्डे ने अपनी चाल को चलना शुरू कर दिया है। तो ये सुनकर चेयरमैन और यूना हैरान हो जाते हैं। तो थर्ड एल्डर अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है, उन लोगों को हमारे बारे में सुराग मिल गया है, और इस सिचुएशन में अगर तुमने नए ब्लड डीमन के बारे में बात की है तो इस सेक्ट पूरी तरह से हिल जाएगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि इसके बाद क्या होगा? तुम वो पहले पर्सन होगो जिसके एनिमी के सामने बलि का बकरा बनाया जाएगा। तो चेयरमैन बोलता है, वेल्केनो गिल्ड के पास कोई वजह नहीं है ब्लड डीमन को धोखा देने की। तो इस पर थर्ड एल्डर बोलता है, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम जिसको ब्लड डीमन कह रहे हो वो एक स्पाई भी हो सकता है? तो ये सुनकर तो चेयरमैन बहुत ही बुरी तरीके से गुस्सा हो जाता है, जहाँ पर वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने ब्लड डीमन आर्ट को पहचानने में गलती कर दी है? तो थर्ड एल्डर बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि बहुत समय पहले हेवनली डीमन सेक्ट ने ब्लड डीमन आर्ट को स्टडी किया था? और मुझे दूसरों के बारे में तो नहीं पता, पर इसके पूरे चांसेस हैं हेवनली डीमन सेक्ट ने डिवाइन डीमन कल्ट की आर्ट को मास्टर कर लिया होगा। तो ये सुनकर चेयरमैन बोलता है, तुम ये अपनी बकवास बंद करो। लेकिन फिर भी थर्ड एल्डर शांत नहीं होता है, जहाँ पर वो चिल्लाते हुए कहता है, अगर वो बंदा ट्रू ब्लड डीमन है पर फिर भी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, तो एक ऐसे समय में ब्लड सेक्ट को दो भागों में बांटना इस मुसीबत को खड़ा करने के बजाय उस बंदे को मार देना ही सही होगा। तो ये सुनकर चेयरमैन अपने फाइटिंग पोजीशन पर आ जाता है। थर्ड एल्डर, तुमने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है। तो थर्ड एल्डर भी अपने फाइटिंग पोजीशन पर आते हुए बोलते हैं, आखिर मैं ऐसे कैसे खड़ा हो सकता हूँ जब मेरा एक दोस्त खुद को आग में डाल रहा है? और ये कहने के साथ ही वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर तभी वहाँ पर कोई कहता है, रुक जाओ। तो ये सुनकर वो दोनों वहीं पर रुक जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर तो चेयरमैन को मुझे लगता है शरीर उड़ा देते अपनी तलवार से, और वहीं पर तो चेयरमैन भी अपने हाथ के पंच की वजह से सीधे उसका शरीर फोड़ देते हैं। सच में ये मूव तो बहुत ज्यादा डेडली था। अगर ये मूव एक दूसरे को लग जाता तो सोचो इन लोगों का तो काम वहीं पर तमाम हो जाता। जहाँ हम देखते हैं कि आयरन थर्ड एल्डर के पीछे खड़ा हुआ था, जहाँ उसे बहुत ही पैनिक नजरों से घूर रहा होता है, और चेयरमैन आयरन को देखकर घबराते हुए सीधे उसके सामने घुटने टेक देता है। और थर्ड एल्डर आयरन को अचानक से उसके पीछे आता हुआ देखकर हैरान होते हुए यही मन में सोच रहे थे, मैं इस लड़की की प्रेजेंस को बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाया। अगर इसने मेरी गर्दन पर एम किया होता तो मैं बिना किसी डाउट के अभी तक तो मारा गया होता। और इसकी क्रिम्सन हेयर, रेड आई ये क्लियरली बयान करता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि हमारा ब्लड डीमन लॉर्ड है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है ये ट्रूली एक ब्लड डीमन है? और ये सारी बातें सोचते हुए तो थर्ड एल्डर के तो पसीने छूट रहे थे। फिर वो अपने स्वॉर्ड को अपने म्यान में रखते हुए आयरन को ग्रेट करने लगते हैं, लेकिन आयरन तो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता है। जहाँ वो चेयरमैन से बोलता है, लेफ्ट प्रोटेक्टर ये सब अननेसेसरी चीजें करना बंद करो, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। और ब्लड सेक्ट पहले ही नीचे जा रहा है, इन जैसे फॉलोवर्स के टांगों को काटने का मतलब क्या है? तो ये सुनकर चेयरमैन आयरन से माफी मांगता है, और आयरन थर्ड एल्डर के पास जाते हुए उससे गुस्से से कहता है, तो तुम क्या मुझे मारने के लिए आए हो? तुम मुझे छोड़ देते अगर मैं तुम्हारे सामने झुक जाता तो, और अगर ऐसा मैं ना करता तो तुम मुझे जान से मार देते, है ना? तो यह सुनकर थर्ड एल्डर हिम्मत करते हुए बोलता है, ब्लड डीमन आप बिल्कुल सही हैं। अभी का ब्लड सेक्ट पहले ही एक ब्लड डीमन को सर्व करता है, और एक नए ब्लड डीमन की एग्जिस्टेंस ब्लड डीमन सेक्ट को दो भागों में बांट सकती है, जो कि वापस से रीग्रुप होने के बाद स्टेबलाइज हो रहा है। तो आयरन बोलता है, तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है, एक एल्डर के अंदर इसी तरीके का गट्स होना चाहिए। तो मेरे बारे में क्या सोचते हो? तो अब क्या तुम मुझे देखकर सेटिस्फाई हो? तो इस पर थर्ड एल्डर हिम्मत करते हुए बोलता है, प्रूफ, मुझे प्रूफ चाहिए। तो ये सुनकर आयरन बोलता है, प्रूफ, तो क्या तुम्हारे लिए ये काफी होगा? और ये कहते हुए वो अपनी उंगली से एक खून का बूंद निकालता है, जिसको देखकर थर्ड एल्डर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जहाँ वो ये सेंस कर पा रहा होता है उस खून की एक बूंद के अंदर ब्लड डीमन एनर्जी भरी पड़ी है, जहाँ अपने आप को इस तरीके से सेंस कर रहा था जैसे कि वो ब्लड डीमन एनर्जी उसको जान से मार सकती है, वो बस एक चूटी है। और फिर थर्ड एल्डर आयरन के सामने घुटने टेकते हुए बोलता है, मैं ट्रू ब्लड डीमन को ग्रीट करता हूँ, और मैं थर्ड एल्डर यहाँ पर ये डिक्लेयर करता हूँ, मैंने ब्लड डीमन के ऊपर सवाल उठाया है, तो इसलिए मैं माफी के तौर पर अपने लाइट आर्म को काटने जा रहा हूँ। जो कहते हुए वो अपने हाथ को अपने तलवार से काटने
काटने वाला होता है, लेकिन आयरन उसके स्वॉर्ड पर अटैक करते हुए उस स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है और बोलता है तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हमारा सीन चेयरमैन के विला के अंदर शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो तीनों आयरन के सामने घुटने पर बैठे हुए होते हैं और आयरन उन लोगों को देखकर परेशान होते हुए बोलता है मैंने तुम लोगों से कहा ना कि ऊपर बैठ जाओ। तो इस पर चेयरमैन बोलता है हम ब्लड डीमन के सेम लेवल पर कैसे बैठ सकते हैं। आयरन बोलता है तुम लोगों का जो मन है वो करो। और चेयरमैन आयरन को देखते हुए मन में सोच रहा होता है मैंने ये पहले ही महसूस कर लिया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल कंफर्म हो गया हूँ। सिर्फ एक ही हफ्तों में इन्होंने अपनी पावर को इतना बढ़ा लिया है, ये हमारे पक्का ट्रूली ब्लड डीमन लॉर्ड ही हैं। और फिर वो बोलता है ब्लड डीमन क्या आप ट्रांसेंडेंट डीमन स्टेज पर पहुंच चुके हैं। तो आयरन ना में जवाब देता है। ये सुनकर चेयरमैन बोलता है जबकि आपकी प्रोग्रेस इतनी तेज है तो आप जल्दी ट्रांसेंडेंट डीमन स्टेज पर पहुंच जाएंगे। पर तभी थर्ड एल्डर बोलता है जबकि अभी के जो ब्लड डीमन है वो पहले ही ट्रांसेंडेंट ब्लड डीमन स्टेज पर पहुंच चुके हैं और उनका सबसे करीबी सहयोगी फर्स्ट एल्डर वो भी ट्रांसेंडेंट डीमन स्टेज पर पहुंच चुका है। अब बात करें बाकी की जो एल्डर की, वो नए ब्लड डीमन को तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन तभी यूना बोलती है अभी हमारे पास बस एक ही रास्ता है, जबकि आपकी प्रोग्रेस इतनी तेज है तो आप जल्दी से ट्रांसेंडेंट डीमन स्टेज पर पहुंच जाइए और अभी के ब्लड डीमन को पर्सनली डिफीट कर दीजिए और चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। उन सभी एल्डर के पास नए ब्लड डीमन को एक्सेप्ट करने के अलावा कुछ भी रास्ता नहीं होगा। सुनकर आयरन बोलता है किसको क्या पता कि आखिर मुझे कितना टाइम लगेगा ट्रांसेंडेंट स्टेज पर पहुंचने के लिए, और जितना कि मैं जानता हूँ मैं कभी भी एक ट्रांसेंडेंट डीमन स्टेज पर नहीं पहुंच सकता, तो वे लोग तो इतना इंतजार तो नहीं कर सकते। तो क्या मैं सही हूँ? थर्ड एल्डर मेरी एग्जिस्टेंस के बारे में ब्लड डीमन को पहले से ही पता है, इसलिए तुम मेरे पास भागते हुए चले आए है ना थर्ड एल्डर। और तभी चेयरमैन अपने सिर को आयरन के सामने पटकते हुए बोलता है मुझे माफ कर दीजिए डीमन लॉर्ड, मुझे लगा था कि फोर्थ एल्डर के आपके साइड आने के हाईली चांस हैं, इसलिए मैंने उससे कांटेक्ट किया था, पर वो पहले ही वो ब्लड डीमन का आदमी बन चुका है। तो उसे ऐसा करता हुआ देखकर आयरन उसे रोकते हुए बोलता है मैं समझ गया, तो तुम अपने सिर को इतनी तेजी से पटकना बंद करो, और जबकि चीजें इसी तरीके से हो गई है तो चले उस ब्लड डीमन को टेक डाउन करने। और फिर हमें बताया जाता है जब तुम गेट के अंदर जाओगे तो तुम खुद को एक अननोन लैंड पर पाओगे जहाँ पर मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते हैं, और अगर तुम किसी तरीके से उस गेट को क्लियर कर लोगे तो तुम्हें वहाँ पर एक दूसरी दुनिया मिलेगी, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर तुम्हें गेट के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलेगा। और उस वक्त जब इन गेट के ब्रेक होने के कारण ह्यूमन सिविलाइजेशन पूरी तरह से खत्म होने वाली थी, तब ह्यूमैनिटी को उन्हीं लोगों के द्वारा बचाया गया था, यानी कि वो डंजन के अंदर रहने वाले इंसान जिसे मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं। हालांकि उस वक्त जिसे सुपर ह्यूमन यानी कि प्लेयर कहा जाता था वो लोग चारों तरफ अवेकन होने लगे। हालांकि वो प्लेयर लोग उन लोगों से कंपेयर तो नहीं कर सकते थे जो लोग दूसरी दुनिया से अर्थ पर आए थे, जिन लोगों के पास कई सारे मॉन्स्टर से लड़ने का एक्सपीरियंस था, और इसी वजह से अर्थ दो भागों में बढ़ गया। एशियन रीजन को यून ने टेक ओवर कर लिया और वेस्टर्न रीजन पर आइनहार्ड रूल करते हैं, और इन्हीं सब चीजों की वजह से कोरिया की धरती को यून्स के द्वारा डोमिनेट किया जाता है। और ब्लड सेक्ट जो कि यून्स 4 की पब्लिक सेट की एनिमी है, वे लोग अपने सेक्ट में उन लोगों के ऊपर नजरें गड़ाए बैठे हैं। और फिर तभी हमारा सीन आयरन की तरफ शिफ्ट होता है जो लोग की ब्लड सेक्ट के दरवाजे के बाहर खड़े हुए होते हैं। वहीं पर आयरन उस गेट को देखते हुए बोलता है क्या इस गेट को अपनी ओरिजिनल स्ट्रक्चर में नहीं होना चाहिए था, तो ये गेट इस तरीके का क्यों है। तो इस पर यूना कहती है मुझे लगा था कि ब्लड डीमन के कैसल का दरवाजा ऑर्डिनरी नहीं होना चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा कारीगरी करवा लिया। तो ये सुनकर आयरन बोलता है क्या तुम इसे छिपाने की कोशिश कर रही थी कि नहीं। तो यूना बोलती है अगर कोई इस दरवाजे तक पहुंच गया तो इसका मतलब ये है कि उसने ब्लड सेक्ट के डिफेंस और मैजिक अटैक को तोड़ दिया है, तो यहाँ पर इसे छिपाने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। और मैं आपको ये अश्योर कर सकती हूँ कि यहाँ तक आपके अलावा कोई पहुँच नहीं पाया है, और यहाँ आपका पहुँचना पहली बार होगा, है ना ब्लड डीमन लॉर्ड। तो इस पर आयरन बोलता है नहीं, मैं यहाँ पर एक बार पहले आ चुका हूँ। ये सुनकर तो यूना हैरान हो जाती है, जहाँ बोलती है जैसा कि उम्मीद किया था ब्लड डीमन लॉर्ड से, आप अपने पुराने दिनों से ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन रहे होंगे। तो ये सुनकर आयरन मुस्कुराते हुए बोलता है अगर मैं सिर्फ बाकियों की तरह रह रहा होता तो अभी मैं यहाँ पर ना होता, पर खैर ये सब छोड़ो, चलो उस गेट को खोलो। तो ये
सुनकर यूना उस गेट को खोलने लगती है और उस गेट को जैसे ही खोलती है वहाँ से बहुत ही तेजी से रोशनी आ रही थी और वो आयरन से बोलती है ब्लड डीमन लॉर्ड का इस कैसल में स्वागत है। और फिर आयरन अंदर घुस जाता है, पर जैसे ही वो अंदर का सीन देखता है तो उसे देखकर तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जहाँ वो बोलता है मैंने ये सुना था कि सेक्ट की हालत बुरी है, पर मुझे ये नहीं लगा था कि ये इतना बुरा हो सकता है। आखिर ये इस हालत में पहुंचा कैसे? तो यूना बोलती है मुझे इसके बारे में तो अच्छे से तो नहीं पता, लेकिन रियोन्स वर्ल्ड एक ऐसी फ्रेगनेंस है जो कि दुनिया को डिस्ट्रॉय करती है और इसको खुद को मेंटेन करने के लिए नरिशमेंट की जरूरत होती है, फिर चाहे वो माना स्टोन हो या फिर गेट के कोर। ये सुनकर आयरन बोलता है ये जरूर नरिशमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा कंज्यूम करता होगा, तो इसमें कोई शक नहीं है कि तुम लोग इतने डेस्परेट क्यों थे फॉलोअर्स को इकट्ठा करने के लिए। तो यूना बोलती है हाँ आप बिल्कुल सही हो। और आयरन आगे बोलता है पर फिर भी हमारा सेट क्या एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो तुम लोगों ने और भी ज्यादा जल्दी माना स्टोन को इकट्ठा क्यों नहीं किया? तो इसका जवाब चेयरमैन देता है ये इसलिए क्योंकि हम और ज्यादा जोखिम नहीं उठा सकते थे, और अगर वेल्केनो गिल्ड जैसा सेक्ट ब्लड किंग के कैसल के बारे में डिस्कवर कर लेता तो हमारा फ्यूचर शायद से बुरा भी हो सकता था। और यूना बोलती है ये तो सिर्फ इसका एक पार्ट था, लेकिन एल्डर ने भी मॉन्स्टर को हंट करने के लिए मना कर दिया था। ये सुनकर आयरन बोलता है आखिर ये किस तरीके की बेवकूफी है? तो इस पर यूना बोलती है इसका मतलब ये था ब्लड डीमन के फॉलोअर्स को बीस का हंट करना कानून के खिलाफ माना जाता है। जिस पर आयरन ये सुनकर अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है इस वक्त ब्लड डीमन में फालतू लोगों की सफाई करना ज्यादा जरूरत है। और वो थर्ड एल्डर की तरफ देखते हुए बोलता है क्या तुम भी इस एग्रीमेंट के पार्ट थे? तो इस पर थर्ड एल्डर बोलता है नहीं, मैंने ऐसी चीजों को कभी सपोर्ट नहीं किया था और मैं बाहरी दुनिया में कोल्ड फ्लेम को स्टेबलाइज करने में बिजी था। पर तभी वहाँ पर ब्लड डीमन के गार्ड्स आ जाते हैं, जहाँ उनमें से एक बोलता है तुम लोग यहाँ पर आ गए, हम लोग तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। हमें आपको स्कॉट करने के लिए ब्लड डीमन कैसल से ऑर्डर मिला है और हमें उस बंदे के बारे में पता चलता है वो ब्लड डीमन सेट का ब्लड डीमन कॉर्प्स का कैप्टन है, जहाँ उसका नाम जियोसू होता है। लेकिन यूना अपने शॉट को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोलती है तुम हमें यहाँ पर कस्टडी में लेने के लिए तो नहीं आए हो? तो वो कैप्टन बोलता है हम लोग तो सिंपली ब्लड डीमन के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सुनकर चेयरमैन बोलता है क्या तुम्हें ये लगता है कि हम लोग तुम्हारे साथ ऐसे ही चले जाएंगे? तो कैप्टन बोलता है हम यहाँ पर आप लोगों से फाइट करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है कि हमारे पास अब कोई और चॉइस आप लोगों ने नहीं छोड़ा। जो कहते वो अपने ऑरा को रिलीज करते अपने शॉट को निकालने लगता है, जहाँ वो लोग एक दूसरे को घूरने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से आयरन बोलता है चलो चलते हैं। तो ये सुनकर तो वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तो उन लोगों को इतना ज्यादा हैरान होता हुआ देखकर आयरन बोलता है ये लोग हमें एस्कॉर्ट करने के लिए आए हैं, तो क्यों ना हम लोग इन लोगों के साथ वहाँ पर चलें। तो तुम लोग यहाँ पर घबराना बंद करो और मुझे फॉलो करो। और वेल दोस्तों थोड़ी गलती हो गई होगी, आवाज में थोड़ी मिस्टेक है क्योंकि मैं सुबह और शाम दोनों टाइम रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ, क्योंकि मैं रात को सो गया था, मुझे पता ही नहीं चला था यार रिकॉर्डिंग करते करते, तो इसलिए अभी 7 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो वेल थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो आवाज को थोड़ा देख लेना। मैं वैसे भी एडिट करूंगा तो शायद से थोड़ा सही हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा प्रॉपर्ली डालूंगा। इसलिए मैंने वीडियो आज कम थोड़ा लेट बनाया है, यानी कि थोड़ा लेंथ कम दिया है इस बार। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।